चलिए आ जाते हैं हम कक्षा 10 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3। तो इस प्रश्नावली को हल करने से पहले ना देखिए हम लोग को यहाँ पे ना सेसफल यहाँ पे दिया हुआ कि विभाजन एल्गोरिद्म, ठीक है। तो विभाजन एल्गोरिद्म में क्या होता है ना, यही होता है हम लोग को हमेशा एक पीएक्स एक बहुपद ही दिया रहेगा, ये दो बहुपद दिए रहेंगे। यहाँ पे अंश और हर में रहेगा, पीएक्स में और जीएक्स में क्या करना रहेगा, पीएक्स से जीएक्स में भाग देना रहेगा। दो बहुपद हैं जहाँ जो क्यूएक्स है जो यहाँ पे हर है जिसे आप भाग देंगे वो जीरो के बराबर नहीं रहेगा। हो तो हम बहुपद क्यूएक्स और आरएक्स ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे जो यह रहेगा भागफल रहेगा क्यूएक्स और आरएक्स रहेगा, वहीं शेषफल रहेगा। देखिए यही है, यही आपका बहुपद था, इसी में आप जीएक्स से भाग दे रहे थे, क्यूएक्स आपका भागफल आया और यह शेषफल आया, ठीक है। आप ये जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, बस वही सेम चीज़ है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आरएक्स जीरो है, आरएक्स जीरो, शेषफल जीरो कब आता है, जब आप किसी संख्या में ना भाग देते हैं, अंश वाली संख्या में हर वाली संख्या से भाग देते हैं, शेषफल जीरो आ जाता है तो क्या हो जाता है, पूरी तरह से विभाजित हो जाती है संख्या। और यहाँ पे दिया अथवा आरएक्स की घात, जो आरएक्स रहेगा इसकी घात जो जीएक्स है ना, जिससे आप भाग दे रहे हैं उससे तो छोटी ही रहेगी, ठीक है। उसके बराबर रहेगा तो भाग दे देंगे, और नहीं तो क्या रहेगा, इस जो भी जीएक्स की घात रहेगा उससे इसका घात क्या रहेगा, आरएक्स जो शेषफल रहेगा उसका छोटा ही रहेगा। तो हम लोग को यहाँ पर यही पहला प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है ना, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में से पीएक्स और डीएक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। पीएक्स जो रहेगा वो हम लोग का अंश है और जो जीएक्स जो है वो हम लोग का हर है, ठीक है। तो भाग देने पर पीएक्स में क्या करेंगे, जीएक्स से भाग देंगे और यहाँ पे भागफल और यहाँ पे शेषफल हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला हम लोग को यही बहुपद दिया गया है, पीएक्स बराबर एक्स पर घन है ऋण 3x² प्लस यहाँ पे 5x है और ऋण 3 है, और जीएक्स जिससे हम लोग को भाग देना वो x² ऋण 2 है। चलिए तो हम लोग हल कर लेते हैं पहले वाले प्रश्न को। हल पहले वाले प्रश्न करेंगे, पहले वाले में हम लोग पहला प्रश्न हल करेंगे, है ना। जो पीएक्स और जीएक्स दिया हुआ है ना उसको हम एक बार नोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है पीएक्स बराबर एक्स पर घन ऋण 3x² कामा हमें जीएक्स दिया हुआ है बराबर x² ऋण 2 दिया हुआ है। जैसे आप संख्याओं का भाग देते हैं ना उसी प्रकार से यहाँ पर बहुपदों का भी आपस में भाग दे दीजिए, ठीक है। यह आपका भाज्य बना, ठीक है। इसी में हम लोग को इससे भाग देना है। तो हम लोग का भाज्य यहाँ पर है जिसमें हम लोग को भाग दे देना है, यही है x पर 3 घात ऋण यहाँ पे 3x² प्लस 5x ऋण 3 है, और भाजक कौन है जिसे हमें भाग देना है, वो यही हम लोग का जीएक्स है, x² यहाँ पे ऋण 2 है। तो चलिए हम लोग भाग दे लेते हैं, इसी में हम लोग को इससे भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसी संख्याओं को करते हैं उसी प्रकार से नोट करिए, x² ऋण 2 है, इसी में हम लोग को भाग देना है, इसमें इस बहुपद में भाग देना है। x पर घन है ऋण 3x² है और प्लस 5x है और यहाँ पे ऋण 3 है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, भाग देने से पहले ना देखिए ये पहले यहाँ पर जो भी यहाँ पर जिसमें आपको भाग देना है जो भाज्य है आपका उसमें ना घातों को घटते क्रम में लिख दीजिए। यहाँ पर 3 घात है, 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, इस प्रकार से घातों को घटते क्रम में लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आपका बहुपद है जिससे आपको भाग देना है यही हम लोग का भाजक है। तो अब हम लोग भाग देंगे तो हमेशा पहले पद का आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे x पर 3 घात है, देखिए यहाँ पर x पर 2 घात है। यदि x पर 2 घात में ना हम लोग कितनी बार भाग ले जाएँ कि x पर 3 घात प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यदि x बार सिंपली भाग ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, यदि x² में हम लोग x का गुणा कर देंगे तो x पर 3 घात हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x² का पहाड़ा हम लोग कितना बार पढ़ें, x बार, तभी हम लोग को क्या मिलेगा, x पर 3 घात। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं x पर 3 घात मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पर जो जितना पद रहेगा उन सभी पदों में आप गुणा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे x का x² में गुणा कर दिया तो x पर घन हमें मिला, ठीक है। अब देखिए x का यहाँ पर ऋण 2 में गुणा कर देंगे तो ऋण 2x मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का पद है ना, देखिए 1 घात का पद है तो यहाँ पे इसके सामने हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग इस तरह से, और यहाँ पर हम लोग को मिलेगा क्योंकि ये इसके साथ जुड़े घटेगा, है ना, ये इसके साथ जुड़े घटेगा तो इसलिए हमने इसके सामने लिखा। और यहाँ पर हमें मिलेगा देखिए x का ऋण 2 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग को ऋण 2x मिलेगा, इसके साथ जुड़े घटेगा इसलिए हमने इसके सामने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है, हम लोग घटाते हैं तो यह धनात्मक राशि, तो अब यह ऋणात्मक राशि हो जाएगी। पहले यह ऋणात्मक राशि था तो अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब यह धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x पर 3 घात है और यहाँ पे धनात्मक x पर 3 घात है और ऋणात्मक x पर 3 घात है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग नोट करेंगे तो यहाँ पर अब हम लोग को मिलेगा ऋण 3x², ठीक है। यह तो ऐसे ही है। अब देखिए यह दोनों राशि क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5x धनात्मक है, यहाँ पर भी यह पहले ऋणात्मक था लेकिन अब धनात्मक हो गया, तो 5x और 2x कितना हो जाएगा, धन हम लोग का 7x। अभी यहाँ पर ऋण 3 बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखिए
अब यहाँ पर हम लोग को ना यह तो जीरो ही हो गया। यहाँ पे अब हम लोग ना देखिए एक्स स्क्वायर का पहाड़ा अब हम लोग कितनी बार पढ़ें कि यहाँ पर हम लोग को यह पहला पद मिले, ठीक है। हमेशा हम लोग देखिए पहले पद को ही ध्यान में रखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में हम लोग किसका गुणा कर दें कि हमें देखिए यह पहला पद मिल जाए ऋण 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर तो है ही, एक्स स्क्वायर तो है ही। सिंपली यदि हम ऋण 3 बार यदि हम लोग भाग लेकर जाए ना, एक्स स्क्वायर का ऋण 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तभी हम लोग को यह पद प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग कितनी बार ऋण 3 बार यहाँ पर भाग ले जाएंगे। अब ऋण 3 का क्या करेंगे, इन दोनों पदों में आप गुणा करेंगे, यहाँ पर जितना भी पद रहेगा उन सभी पदों में आप गुणा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ऋण 3 बार भाग ले गए ना, तो ऋण 3 का यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऋण 3 एक्स स्क्वायर मिलेगा। इसी के लिए हमने ऋण 3 बार भाग ले गए ताकि यहाँ पर पहले पद विभाजित हो जाए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर संख्याओं को गुणा करते हैं, है ना। अब यहाँ के ऋण 3 का यहाँ पे ऋण 2 में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे ना ऋणात्मक ऋणात्मक गुणा होकर एक धनात्मक संख्या मिलेगी, तो यहाँ पे इसके सामने हम लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग घटाते हैं, तो ये ऋणात्मक राशि है तो अब यह धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब यह धनात्मक था तो अब ये ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर विपरीत चिन्ह है, ये ऋणात्मक राशि, अब ये धनात्मक राशि, ये घट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे +7 को यहाँ पर इसी प्रकार से नोट कर लेते हैं, +7 एक्स को, है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं ऋणात्मक राशि है, अभी अब ऋणात्मक ही हो गया है, ठीक है, जब चिन्ह यहाँ पे चेंज किया गया तो यहाँ पे 3 में यहाँ पे 6 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। दोनों ऋणात्मक राशि था, दोनों को जोड़ दिया गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर ना एक्स स्क्वायर का हमें पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का पहाड़ा पढ़ना है तो अब एक भी बार हम लोग ले जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे ना जिसे आप भाग दे रहे थे उससे घात कम हो गया है, तो अब हम लोग नहीं भाग ले जा सकते, ठीक है। यदि यहाँ पर भी रैखिक बहुपद रहता तो हम लोग भाग ले जा सकते हैं, लेकिन क्या है अब इससे यह घात कम हो गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग का क्या बना, भागफल आया और यही हम लोग का शेषफल बना 7 एक्स यहाँ पे ऋण 9, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, भाज्य हमने लिख दिया था, यही है, यही बहुपद था, त्रिघात बहुपद, इसी से हम लोग भाग दे रहे थे, है ना। और हमेशा भाग देंगे तो पहले पद का ध्यान रखेंगे और घातों को घटते क्रम में लिखेंगे हमेशा, ठीक है। यहाँ पे 3 घात वाले को हमने पहले लिखा था, पहले दिया हुआ था प्रश्न में, यदि नहीं दिया रहेगा तो आप कर लेंगे, है ना। यहाँ पे एक्स पे 3 घात था तो हमने एक्स स्क्वायर का पहाड़ा एक्स बार पढ़ा, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो हम लोग के पास था, एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर दिया जाए कि यहाँ पे एक्स पर घन मिलेगा, तो यहाँ पे एक्स बार यदि सिंपली आप गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा कर देंगे तभी एक्स पर आपको घन मिलेगा, इसीलिए हमने एक्स स्क्वायर बार भाग ले गए। तो एक्स का यहाँ पे जितना भी पद रहेगा उन सभी पदों में जितना बार भाग ले जाएंगे आप गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर एक्स का यहाँ पे ना इन दोनों पदों में गुणा कर दिया गया, जब ऋण 3 बार हम भाग ले गए तो तब भी हमने क्या किया, दोनों पदों में गुणा किया था और यही हम प्राप्त किए थे, है ना। और फिर यहाँ पे घटा लेंगे, चिन्हों को बदल लेंगे, ठीक है। और घटाने पे यही हम लोग को शेषफल निकल कर आए, हम लिखते हैं यहाँ पे शेषफल हम लोग को यही मिला 7 एक्स ऋण 9 प्राप्त हुआ, है ना। और यहाँ पर हम लोग भागफल भी लिख लेते हैं, कितना बार भाग गया, भागफल हमें मिला एक्स ऋण 3 मिला। और इसी को हमको ना विभाजन एल्गोरिथम से लिखना है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथम। तो विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, यही होता है भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस यहाँ पे शेषफल, ठीक है। तो भाज्य हम का क्या था, यही था एक्स पर 3 घात ऋण 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स और ऋण 3 था। भाजक क्या था, आप किससे भाग दे रहे थे, यही था एक्स स्क्वायर ऋण 2 से, ठीक है, गुणते भागफल आपका क्या आया, यही भागफल आया एक्स ऋण 3 आया, ठीक है। चलिए इसको भी कोष्टक में कर देते हैं और प्लस आपका जो शेषफल आया, शेषफल आपका क्या आया था, यही 7 एक्स यहाँ पे ऋण 9 हमें प्राप्त हुआ। अभी इन दोनों पदों का आप ना, इन दोनों आप जो भी बहुपद हैं इनका गुणा करके ना इसको जोड़ देंगे तो सेम यही चीज़ आपको फिर वापस मिल जाएगा, यही भाज्य मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का पहला प्रश्न हल हो गया। देखिए सेकेंड वाले प्रश्न में हमें दे दिया गया है ना, भाज्य हमें दे दिया गया है, इसी में हम लोग भाग देना है। पी एक्स बराबर है एक्स पर 4 घात है ऋण 3 एक्स स्क्वायर है और प्लस 4 एक्स प्लस 5 दिया हुआ है, और जी एक्स जिससे हमें भाग देना है एक्स स्क्वायर धन 1 और यहाँ पे ऋण एक्स दिया हुआ है। अब इन दोनों को हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। जो हम लोग लिख देते हैं जो भाज्य है जिसमें हमें भाग देना है, ठीक है। भाज्य हमें पी एक्स बराबर यहाँ पे दिया हुआ है एक्स पर 4 घात ऋण 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स और प्लस 5 है, ठीक है। और जो हम लोग का भाजक है जिससे हमें भाग देना है, भाजक जी एक्स हमें दे दिया गया है एक्स स्क्वायर और धन 1 और ऋण एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग भाग दे लेते हैं, हम लोग लिखते हैं पहले भाजक को, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है
अब देखिए यहाँ पे घातों को हम लोग को ना घटते ही क्रम में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर है पहले, अब यहाँ पे ऋण एक्स को लिखिए, ऋण एक्स और धन एक को लिख दिया गया, ठीक है। हमने भाजक को लिख दिया जिससे हम लोग भाग देना है, और भाज्य को हम लोग लिख लें, एक्स पर 4 घात है, ऋण 3 एक्स स्क्वायर है और प्लस 4 एक्स है और धन 5 है, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का हम लोग कितनी बार पहाड़ा पढ़े, पहले पद को सिर्फ ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स पर 4 घात है ना, एक्स स्क्वायर का हम लोग देखिए एक्स स्क्वायर का आप कितनी बार भाग ले जाएं कि यहाँ पर एक्स पे 4 घात, यही हम लोग का पहला पद है। तो यहाँ पर ना सिंपली यदि एक्स स्क्वायर पर आप भाग ले जाएंगे, आधार समान घातों को जोड़ देंगे तो एक्स पर 4 घात मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हम लोग कितनी बार पहाड़ा पढ़ने में पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बार ही पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपको एक्स पर 4 घात आपको मिलेगा। तो अभी एक्स स्क्वायर का क्या कर देंगे, आप यहाँ पर जितने भी पद रहेंगे सभी पदों में गुणा कर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले पद में करना है, ठीक है, सभी पदों में करना है। एक्स स्क्वायर का हम लोग एक्स स्क्वायर में भी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ऋण एक्स में भी करेंगे और धन एक में भी करेंगे, और साथ साथ चिन्हों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे धनात्मक संख्या, ये भी धनात्मक संख्या, गुणा करेंगे तो एक धनात्मक संख्या मिलेगी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणा कर देंगे तो एक्स पर 4 घात मिलेगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का यहाँ पे ऋण एक्स में गुणा कर देंगे, देखिए एक्स स्क्वायर का आप ऋण एक्स में गुणा करेंगे तो धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह ऋणात्मक मिलेगा, और यहाँ पे एक्स पर 2 घात है, यहाँ पे एक्स पे 1 घात जुड़ जाएगा, ठीक है। आधार समान रहता है, घातों को जोड़ देते हैं घातांक के नियम से, तो एक्स पर कुल आपको 3 घात मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिला वो भी ऋणात्मक, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण एक्स पर 3 घात, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का धन एक में गुणा कर देंगे, ये दोनों संख्याएं धनात्मक है, एक धनात्मक ही संख्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर का एक में गुणा कर देंगे, ये आपको एक्स स्क्वायर मिला, ठीक है। अब चलिए घटाते हैं, चिन्ह चेंज हो जाएगा, यह धनात्मक संख्या अब यह ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। अब यह ऋणात्मक संख्या थी, अब यह धनात्मक संख्या हो गई, ठीक है। अब यह धनात्मक था तो अब यह ऋणात्मक हो गया, सबका चिन्ह चेंज हो गया, यह धनात्मक था तो ऋणात्मक, ऋणात्मक था तो धनात्मक, यह धनात्मक था तो ऋणात्मक हो गया। अब जोड़ घटा लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स पे 4 का धनात्मक है और वहीं सेम संख्या ऋणात्मक है, तो ये घट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ना एक्स पर 3 घात का पद है, लेकिन इसमें आपको ऊपर दिख ही नहीं रहा है कि एक्स पर 3 घात का पद है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यह धनात्मक संख्या है ना, तो इसको ऐसे ही नोट कर दीजिए, एक्स पर 3 घात, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स पर 3 घात है, या एक्स पर 2 घात है, ये एक्स पर 2 घात है, ये आपस में जुड़े घटेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स पर 3 घात को हमने ऐसे ही नोट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये किसी के साथ जुड़ घट नहीं रहा था। तो देखिए अब ये भी ऋणात्मक संख्या है, अंश वाली भी, और यहाँ पे जो हम लोग को घटाना है, जिसमें से ऊपर में से यहाँ पे ऋण 3 एक्स स्क्वायर में से यहाँ पे ऋण एक्स स्क्वायर घटाना है, तो दोनों ऋणात्मक संख्या दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि समान चिन्ह की संख्याएं आपस में जुड़ती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऋण एक्स स्क्वायर और ऋण एक्स, तो ऋण हमें 4 एक्स स्क्वायर मिला, ठीक है। अब यहाँ पर यह पद भी देखिए, यह तो 0 हो गया, एक्स पर 3 घात को हमने नोट कर दिया। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का दोनों पद था वो हमने जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पे प्लस हम लोग 4 एक्स को नोट करते हैं और धन 5 को, ठीक है, सब कुछ हमने नोट कर लिया। अब देखिए अब एक्स स्क्वायर का हम लोग कितनी बार पहाड़ा पढ़ें कि एक्स पर 3 घात हमें मिले, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, यहाँ पे एक बार एक्स स्क्वायर का यदि हम लोग एक्स बार भाग ले जाएँ तो एक्स पर यहाँ पे हमें 3 घात मिल जाएगा, ठीक है। आधार समान रहेगा, घातों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ले गए सिर्फ इतना बार, एक्स बार प्लस एक्स बार हम भाग ले जाते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे तीनों पदों में हम लोग गुणा, एक्स का ना तीनों पदों में गुणा करेंगे, तो एक्स का जब आप एक्स स्क्वायर में गुणा कर देंगे तो एक्स पर आपको 3 घात मिलेगा, ठीक है। अब जब एक्स का यहाँ पे ऋण एक्स में गुणा कर देंगे, धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह है, ऋणात्मक ही मिलेगा, ठीक है। और एक्स का एक्स में गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक्स का यहाँ पे प्लस 1 में गुणा कर देंगे तो सिर्फ एक्स ही मिलेगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर चिन्ह चेंज करते हैं, ये धनात्मक है, अब ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक है, यह अभी धनात्मक हो जाएगा, यह धनात्मक है, अब ये ऋणात्मक हो गया। चलिए एक्स पर 3 घात है, धनात्मक और ऋणात्मक, ये तो घट जाएगा, 0 हो जाएगा, इसीलिए हमने इतना बार भाग ले गए ताकि यहाँ पर हम लोग को यह पहला पद मिल जाए और चिन्ह चेंज होकर घटकर हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यह पहला पद हल हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब ये ऋण 4 एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे धन एक्स स्क्वायर है, तो ये ऋणात्मक ही हमें संख्या बचेगी, ठीक है, ऋणात्मक ही बचेगा, क्योंकि देखिए चिन्ह विपरीत है ना, यह ऋणात्मक या धनात्मक है, घटेगा, तो यहाँ पे ऋणात्मक वाली संख्या अधिक है ना, इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 1 ही है, तो यहाँ पे यही बचेगा, 3 बचेगा, 3 एक्स स्क्वायर बचा। अब यहाँ पे देखिए धन 4 एक्स है और यहाँ पे ऋण एक्स है ना, ये ऋणात्मक अब राशि है, तो यहाँ पे धनात्मक विपरीत चिन्ह है ना, घटेगा, तो यहाँ पे धनात्मक वाली राशि का यहाँ पे वैल्यू अधिक है, ठीक है, ये अब 4 है और ये 1 ही है, तो यहाँ पे 4 में से 1 घटा देंगे तो आपको 3 मिलेगा, वो भी धनात्मक का, क्योंकि धनात्मक संख्या अधिक है, धन 3 एक्स, और यहाँ पे प्लस 5 को ऐसे ही नोट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पहला पद को ध्यान रखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर का ही तो हम लोग को पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का हम लोग कितनी बार पहाड़ा पढ़ें कि यह हमें मिले, बराबर यहाँ पे ऋण 3 एक्स स्क्वायर हमें मिले, ठीक है, यही पहला पद है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर तो है ही हम लोग को, ठीक है, एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स स्क्वायर है हम लोग के पास, लेकिन यही ऋण 3 नहीं है, तो यहाँ पे इसका हम लोग पढ़ा कितना, ऋण 3 बार पढ़ेंगे ताकि हम लोग को ऋण 3 एक्स स्क्वायर मिल जाए, तो यहाँ पे ऋण 3 बार हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का यहाँ पे ऋण 3 में गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ऋण 3 एक्स स्क्वायर।
और चिन्ह समान करेंगे। ये ऋणात्मक था तो ऋणात्मक ही आप यहाँ पर लाइए ताकि ये चिन्ह चेंज होकर क्या हो जाए, धनात्मक हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे ऋण 3 का यहाँ पे इसमें गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक ऋणात्मक गुणा होकर एक धनात्मक की संख्या हम लोग को मिलेगी। अब यहाँ पे ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक संख्या मिली और 3 का x में गुणा कर देंगे 3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये धनात्मक और ये ऋणात्मक संख्या गुणा होकर ऋणात्मक संख्या मिलेगी। 3 का आप 1 में गुणा कर देंगे तो 3 ही मिलेगा। चलिए घटाते हैं, ये ऋणात्मक है तो अब यह धनात्मक हो गया, यह धनात्मक है ना, अब यह ऋणात्मक हो गया, यह ऋणात्मक है अब यह धनात्मक हो गया। तो यहाँ पे ऋण 3x² धन 3x² घटकर 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ऋण 3x है और यहाँ पर नहीं धन 3x है ऊपर, और यहाँ पे घटाना है हम लोग को ऋण 3x, तो यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, धन 3x और ऋण 3x ये भी 0 हो गया। ठीक है, ये दोनों पद 0 ही हो गया। ठीक है, तो इसको नहीं नोट करते हैं, 0 ही हो गया ये भी। तो अब यहाँ पे जो संख्या सिर्फ बच रही है, ठीक है, यहाँ पे धन 5 है और यहाँ पे धन 3 है, 5 3 8 होता है, तो सिर्फ यहाँ पे आपको 8 मिला। ठीक है, यही आपका शेषफल मिला, यही आपका भागफल मिला और यही आपका भाज्य है। इसी में आप भाग दे रहे थे, इसी भाजक से। ठीक है, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। ठीक है, अब सब इसी को हम लोग को नोट करना है। क्या हम लोग को भागफल मिला, हम नोट करते हैं। भागफल हमें मिला x² धन x और यहाँ पे ऋण 3 मिला। ठीक है, यही हम लोग को मिला भागफल। शेषफल क्या मिला, शेषफल हम लोग को 8 मिला। ठीक है, अब इसी को हम लोग विभाजन एल्गोरिथम से लिख देते हैं, विभाजन एल्गोरिथम। पहले हम लोग को क्या लिखना है, भाज्य, फिर भाजक, फिर भागफल, फिर शेषफल। तो लिखते हैं हम लोग पहले, हम लोग का भाज्य कौन था जिसमें हम लोग भाग दे रहे थे, यही था x पर 4 घात ऋण 3x² प्लस यहाँ पे 4x और प्लस 5 था, यही हम लोग का भाज्य था। भाजक क्या था जिससे हम लोग भाग दे रहे थे, यही था x² ऋण x धन 1 था, यही हम लोग का भाजक था। भागफल क्या था, जो भागफल आया वो नोट करिए यहाँ पे, x² धन x यहाँ पे ऋण 3। ठीक है, और प्लस शेषफल क्या आपको मिला, 8 ही मिला हुआ है। ठीक है, इन दोनों का गुणा करके इसको जोड़ेंगे तो यहीं आपको बहुपद फिर वापस पुनः मिल जाएगा। तो यही हम लोग को भागफल बताना था और शेषफल, तो दोनों हमने बता दिया। ठीक है, कि यदि इस बहुपद से आप भाग देंगे तो यहीं आपको भागफल मिलेगा, यहीं आपको शेषफल मिलेगा। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड हमें दे दिया गया ना, px बराबर यहाँ पे x पे 4 घात है ऋण 5x है और यहाँ पे प्लस 6 है और इसी में हम लोग को gx इसी से भाग देना है। यहाँ पे दिया हुआ है ना 2 ऋण x²। चलिए यहाँ पर हम थर्ड प्रश्न को हल करने वाले हैं। जो हम लोग को दिया हुआ है ना, भाज्य हम लोग को दिया हुआ है जिसमें हम लोग को भाग देना है, वो हमें दिया था px बराबर x पर 4 घात ऋण 5x और प्लस 6 दिया था। ठीक है, यही हम लोग का भाज्य था। भाजक यहाँ पे हम नोट करते हैं जिसे हमें भाग देना है। ठीक है, भाजक हमें gx दिया हुआ है, 2 ऋण यहाँ पे x² दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए हम लोग भाग दे लेते हैं, है ना। पहले इसको हम लोग लिखेंगे भाजक को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ना यहाँ पे घातों घटते क्रम में लिखते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं ऋण x² को, ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने लिख दिया +2 को। ठीक है, बस यही सेम चीज़ है, बस हम लोग कुछ चर को पहले लिखते हैं, घातों को घटते क्रम में लिखते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम लोग को किस में भाग देना है, x पर 4 घात हो गया, ऋण 5x है और यहाँ पे +6 है। ठीक है, इसी में हम लोग को भाग देना है, भाग देते हैं। अब देखिए x² का ना यहाँ पे ऋणात्मक x² है और एक हमें धनात्मक संख्या चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग ऋण यहाँ पर हम लिखते हैं ऋण x² में। ठीक है, हम लोग क्या गुणा कर देना कि हमें x पर 4 घात मिले। ठीक है, तो अब ये ऋणात्मक संख्या है और हमें चाहिए एक धनात्मक संख्या, तो यहाँ पर भी हम लोग को एक ऋणात्मक ही संख्या लेना पड़ेगा ताकि ऋण में ऋण का गुणा होकर क्या हो जाए, एक धनात्मक संख्या प्राप्त हमें मिले। ठीक है, अब यहाँ पर x पर 2 घात है ना, x पर 4 घात चाहिए, तो यहाँ पे ऋण x² बार हम लोग भाग ले जाएंगे। ठीक है, ताकि ऋणात्मक गुणा होकर धनात्मक संख्या मिले। x² का गुणा कर देंगे x² में, आधार समान है, घातों को जोड़ देंगे, x पर 4 घात मिलेगा। ठीक है, तो इतना ही बार हमें भाग ले जाना पड़ेगा, तो हम लोग इतना बार भाग ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ऋण x²। ठीक है, अब ऋण x² का क्या कर देंगे, यहाँ पे जितने भी पद रहेंगे उन सब में आप गुणा कर देंगे। तो ऋण x² का इसमें आप गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक गुणा होकर धनात्मक संख्या मिलेगी, x पर 4 घात मिलेगा, है ना। इसी पहले पद के लिए तो हमने यहाँ पर इतना बार भाग ले गए। ठीक है, अब यहाँ पे ऋण x² का यहाँ पर क्या कर देंगे, +2 में भी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक संख्या गुणा होकर एक ऋणात्मक ही संख्या मिलेगी और यहाँ पे 2 मिल जाएगा और x² मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऋण x² का यहाँ पे +2 में भी गुणा कर दिया गया। चलिए हम लोग घटा ले रहे हैं, चिन्ह चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, यह धनात्मक संख्या अब ये ऋणात्मक संख्या होगी, अब पहले ऋणात्मक संख्या थी, अब यह धनात्मक संख्या हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे x पे 4 का धनात्मक ऋणात्मक ये घटकर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x² का पद ये अकेले ही है। ठीक है, ऊपर तो है नहीं,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पद, ताकि हम लोग जोड़ घटा सकें, ठीक है। चर का भी ध्यान रखेंगे, है ना। घातों को देखिए, जो भी समान घात का रहेगा वही जुड़े घटेगा आपस में, है ना। ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे यक्स है एक घात का, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है दो घात का, तो इसको जोड़ने घटाने लगे आप, है ना, गलत हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पे समान, यहाँ पे जो भी घात समान रहेगा उन्हीं पदों को आप जुड़े घटाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ऊपर ना यक्स पर, मतलब यहाँ पे यक्स पर दो घात का कोई पद ही नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, ऐसे सिंपली नोट कर देते हैं, प्लस 2x², ठीक है, चिन्ह के साथ हमने नोट कर दिया। और यहाँ पे ऋण 5x है ना, इसको भी हम लोग नोट कर देते हैं, और प्लस 6 को यहाँ पर हमने इसको नोट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ना हम लोग को यहाँ पे x² का यहाँ पर कितनी बार हम लोग पहाड़ा पड़े कि यहाँ पर हमें x² मिले, ठीक है। देखिए हम नोट करते हैं एक बार, ऋण x² का हमें पहाड़ा पड़ना है, और हमें चाहिए क्या, यही पहला पद चाहिए, 2x² चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यह ऋणात्मक संख्या, एक हमें धनात्मक संख्या चाहिए, तो जो भी जितना भी बार हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे वो तो ऋणात्मक संख्या होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x² ये भी है, x² ये भी है, तो बस हम लोग को ये संख्या का बस ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऋण 2 बार ले जाइए सिंपली, ठीक है, ताकि ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक संख्या मिले। और देखिए संख्या तो सिर्फ 2 ही है, तो 2 मिल जाएगा आपको, x² का x² है तो x² भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण 2 बार आपको ले जाना है भाग, तो ऋण 2 बार हम लोग भाग ले जाते हैं, ठीक है। अब ऋण 2 का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक ऋणात्मक गुणा होकर पहले पद में, ठीक है, ऋणात्मक ऋणात्मक गुणा होकर एक धनात्मक की संख्या मिलेगी, और 2x² मिलेगा, ठीक है, 2x² मिला। अब यहाँ पे इसमें हम लोग संख्याओं को गुणा करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ऋणात्मक संख्या या धनात्मक संख्या है, धनात्मक ऋणात्मक गुणा होगा तो एक ऋणात्मक की संख्या मिलेगी। यहाँ पर हम लोग संख्या के सामने लिखते हैं, ठीक है, 2 दूना 4 हो गया। चलिए घटाते हैं, यह धनात्मक संख्या है तो यह अभी ऋणात्मक संख्या हो गई, ये ऋणात्मक संख्या है तो अब यह धनात्मक संख्या हो गई, ठीक है। अब यह घटकर 2x² धनात्मक और ऋणात्मक घट के ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ऋण 5x को यहाँ पर ऐसे ही नोट कर देते हैं, ऋण 5x को हमने ऐसे ही नोट कर दिया, ठीक है। अब इस संख्या को जोड़ लीजिए, यहाँ पे 6 भी धनात्मक है, 4 भी धनात्मक है, 6 4 10 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 घात से आप भाग दे रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ का भाजक है, जो शेषफल है वो क्या हो गया, इससे घात कम हो गया इसका, ठीक है। या तो यह 0 हो जाए, या इससे घात, जब यहाँ जो भाजक है, जो शेषफल आपका रहेगा ना, जो यहाँ पर आपका भाजक है, इससे घात कम हो जाए या 0 हो जाए, तो उसी पर क्या कर देंगे, रोक देंगे, अब फिर भाग नहीं ले जाएंगे, है ना। यहाँ पे 2 घात से भाग दे रहे हैं, 1 घात है तो 2 घात रहता तो हम लोग भाग ले जाते हैं, लेकिन अब 1 घात का हो गया तो बस इसको यहीं पे छोड़ देंगे, यही आपका शेषफल हो गया, यही आपका भागफल आया। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक बार नोट कर लेते हैं कि हम लोग का भागफल क्या मिला। भागफल मिला हम लोग को ऋण x² और यहाँ पे ऋण 2 मिला, ठीक है, यही आपको भागफल मिला। और शेषफल हम लोग नोट करते हैं, शेषफल हमें मिला यही ऋण 5x और धन 10 मिला, ठीक है। अब विभाजन एल्गोरिथम करके यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इसको ना, यहाँ पे लिख देते हैं विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। पहले हम लोग को भाज्य को लिखना है, ठीक है, जिसमें हम लोग भाग दे रहे हैं, तो भाज्य हम लोग का यही है px ही है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं भाज्य बराबर, यहाँ पे x पर 4 घात है, ऋण 5x है, प्लस 6 है, यही आपका भाज्य है। फिर बराबर भाजक क्या है, जिससे आप भाग दे रहे हैं, तो भाज्य हो गया, भाजक हम लोग का यही है। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे चलिए इसको हम यही लिख देते हैं, ऋण x² और धन 2 है, यही आपका भाजक था। भागफल आपको क्या मिला, भागफल यही मिला, ऋण x² ऋण 2 मिला, प्लस शेषफल आपको क्या मिला, यहाँ पे शेषफल को लिखते हैं ऋण 5x और यहाँ पे धन 10 है, ठीक है। तो यही हम लोग का भाज्य है, बराबर भाजक गुणते भागफल और प्लस हमने शेषफल, इसको विभाजन एल्गोरिथम करके लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हम लोग का हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया गया है ना, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांचें कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। जो पहला बहुपद है ना, वो यहाँ पे पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमें पीछे दे दिया गया बहुपद, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से कुल 3 प्रश्न दे दिया गया है। पहला बहुपद ही है और यहाँ पे दूसरा बहुपद ही है, इसी में हम लोग को भाग देना है, ठीक है। और भाग देकर बताना है कि बताइए गुणनखंड है कि नहीं। तो हम लोग गुणनखंड कहेंगे कब, जब शेषफल 0 आ जाता है ना, कोई भी आप यहाँ पे संख्या है अंश में यही संख्या रहेगी, यही आपका भाज्य है, भाजक ये दिया हुआ है, ठीक है। यदि इसमें ना इससे आप भाग देंगे ना, तो शेषफल यदि 0 आ गया तो आप कह देंगे कि हाँ एक गुणनखंड है, अन्यथा नहीं बन पाएगा, ठीक है। यदि कुछ शेषफल आने लगेगा तो हम लोग पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देंगे, जो शेषफल को 0 कर देगा हम लोग कह देंगे गुणनखंड है। यदि नहीं कर पाएगा शेषफल 0 तो हम लोग कह देंगे गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न को हम लोग नोट करते हैं, t² ऋण 3 से हम लोग को भाग देना है, किस में भाग देना है, 2t पर यहाँ पे 4 घात है, प्लस यहाँ पे प्लस 3t पर घन है, ऋण 2t² है, ऋण 9t और यहाँ पे ऋण 12 है, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न को यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं।
हल लिख देते हैं यहाँ पे पहले। हल दूसरे प्रश्न का हम लोग पहला प्रश्न हल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं, यहाँ पर पहले हम लोग को भाजक दिया हुआ है, ठीक है, जिससे हम लोग को भाग देना है। तो चलिए पहले भाजक ही हम लोग नोट कर लेते हैं। भाजक क्या है हम लोग का, यहाँ पे टी स्क्वायर ऋण 3 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग भाज्य नोट करते हैं, जिसमें हम लोग को भाग देना है, ठीक है। जिसको में हमें चेक करना है कि जो यहाँ पर बहुपद है इसका एक गुणनखंड यह है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर है 2 टी पर 4 घात है और धन 3 टी पर घन है, ऋण 2 टी स्क्वायर ऋण 9 टी और ऋण 12 है। चलिए तो हम लोग भाग देते हैं। टी पर यहाँ पे 2 घात है, ऋण 3 है, इसी से हम लोग को भाग देना है। इसमें 2 टी पर 4 घात प्लस 3 टी घन ऋण 2 टी स्क्वायर ऋण 9 टी और ऋण 12 है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हमें टी पर 4 घात तक जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 टी पर 4 घात हमें चाहिए। देखिए हम एक बार यहाँ पे नोट भी कर देते हैं। देखिए टी स्क्वायर है हम लोग का, टी स्क्वायर का हम लोग कितनी बार पढ़ा पड़ेगा, यहाँ पर पहला पद हम लोग को मिले, ठीक है। यहाँ पे 2 टी पर हमें 4 घात चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली संख्या 2 है, यहाँ पर संख्या है ही नहीं, तो हम लोग 2 बार भाग ले जाएंगे। और यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 4 घात तक जाना है, तो यहाँ पे टी पर कितना 2 घात हमें चाहिए, ठीक है। ताकि यहाँ पे संख्याओं गुणा होकर 2 मिल जाए और यहाँ पे हम लोग चर का गुणा कर देंगे, टी स्क्वायर और टी स्क्वायर गुणा कर देंगे, टी पे 4 घात मिलेगा। तो हम लोग कितना बार भाग ले जाएँ, यहाँ पर इतना बार, यही हम लोग का 2 टी पर यहाँ पे 2 घात बार हमें भाग ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तभी यहाँ पर हम लोग को पहला पद मिलेगा। तो 2 टी स्क्वायर का यहाँ पे पहले पद में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 टी पर 4 घात मिल जाएगा। अब यहाँ पे 2 टी स्क्वायर का यहाँ पे इस संख्या में भी गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे यह धनात्मक है, ये ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक धनात्मक को गुणा हो जाएगा, तो आपको एक ऋणात्मक ही संख्या मिलेगी। ऋणात्मक धनात्मक को गुणा हुआ तो एक ऋणात्मक संख्या मिला हम लोग को। यहाँ पे 3 दूना 6 और यहाँ पे टी स्क्वायर है, सिर्फ टी स्क्वायर ही चल है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर को हम लोग नोट करते हैं। देखिए यहाँ पे इस पद के सामने इसको हमें नोट करना चाहिए था, ताकि यहाँ पे घटाने में आसानी हो। चलिए यहाँ पर हम लोग घटाते हैं, ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो गया, ये ऋणात्मक है तो ये धनात्मक हो गया, ठीक है। अब यह तो घट कर 0 हो जाएगा, है ना। 2 टी पर 4 घात, या 2 टी पर 4 घात था और यहाँ पे ऋण टी पर 4 घात था, धनात्मक ऋणात्मक था, घट कर ये 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे टी पर 2 घात का ये पद है ना, टी पर 2 घात है तो ये इसके साथ जुड़े घटेगा, ठीक है, इसके सामने लिखने चाहिए था। तो यहाँ पे इसको हम लोग इसी प्रकार से नोट करते हैं ना, 3 टी पर घन, यह तो जुड़ घट नहीं रहा है, तो इस पद को हम लोग ऐसे ही नोट करते हैं, प्लस है, यह तो 0 हो गया। यहाँ पे 3 टी पर घन को हमने नोट कर दिया और यह इसके साथ जुड़े घटेगा। तो अब यह देख रहे हैं कि आप धनात्मक है और यह ऋणात्मक है, चिन्ह विपरीत है ना, तो घटेगा, यह धनात्मक है और यह ऋणात्मक है, तो देख रहे हैं धनात्मक वाला पद अधिक है, ठीक है। तो यही बचेगा धन 4 आपको बचेगा, क्योंकि 6 में से 2 घट जाएगा, ठीक है, 4 ही बचेगा, टी पर 2 घात। और यहाँ पे इसको हम लोग नोट करते हैं, 9 टी ऋण 12 को हमने यहाँ पे इस प्रकार से नोट कर लिया, ठीक। अब हम लोग ना टी स्क्वायर का कितना बार पढ़ा पड़े कि यहाँ पर 3 टी पर वर्ग मिले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर संख्या है, यहाँ पर संख्या, जैसे यहाँ पर हमें संख्या चाहिए ना, तो यहाँ पर संख्या है ही नहीं, तो यहाँ पे प्लस 3 बार हम लोग ले जाएंगे भाग। और यहाँ पे देखिए टी पर 3 घात है, यहाँ पे 2 घात तो हम लोग के पास है, तो एक बार टी बार हम लोग भाग ले जाएंगे, ठीक है। 3 टी का देखिए एक बार हम गुणा करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे टी पर 2 घात तो हम लोगों के पास है ही, और यहाँ पे क्या गुणा कर दें कि यहाँ पर ये हम लोग का पहला पद मिले, 3 टी पर इसको घन है, ठीक है, यह मिले। तो यहाँ पे संख्या है 3, यहाँ पे संख्या है ही नहीं, तो 3 बार हम लोग को ले जाना पड़ेगा। और यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 3 घात हमें चाहिए, तो यहाँ पे एक बार टी लिख देंगे, 3 टी बार भाग ले जाएंगे, ठीक है, इतना बार भाग ले जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर इतना बार हम लोग भाग ले जाते हैं। जब 3 टी का पहले पद में गुणा कर देंगे तो 3 टी पर यहाँ पर आपको घन मिलेगा, ठीक है। अब जब 3 टी का इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पे इस पद के सामने हम लिखते हैं, क्योंकि एक घात का पद रहेगा तो इसी के साथ जुड़े घटेगा, ठीक है। अब यह देखिए धनात्मक है और यह ऋणात्मक है, धनात्मक ऋणात्मक गुणा होगा, एक ऋणात्मक ही संख्या आपको मिलेगी। और देखिए 3 में आप गुणा कर देंगे, 3 तिहाई 9 हो जाएगा और सिर्फ टी है, तो इसी के साथ जुड़े घटेगा, इसीलिए हमने इसके सामने ही लिखा। यह धनात्मक है, अब यह ऋणात्मक हो जाएगा, यह ऋणात्मक है ना, अब यह धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे धन टी पर घन ऋण टी पर घन, ये घट कर क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे ये तो जुड़ घट नहीं रहा है, प्लस 4 टी स्क्वायर, ये जुड़ घट नहीं रहा है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से नोट करते हैं, 4 टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ऋण 9 टी है और यहाँ पे धन 9 टी है, ठीक है, तो यह घट कर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख नहीं रहे हैं हम, यह घट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ हम लोग को ऋण 12 बचेगा, ठीक है, क्योंकि यह भी क्या हो गया, घट कर 0 हो गया, तो यह भी घट कर 0 हो गया, यही हम लोग को बचा। 4 टी स्क्वायर बचा हुआ है और ऋण यहाँ पे 12 बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने नोट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को ना यहाँ पे टी स्क्वायर है, हमें चाहिए 4 टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी स्क्वायर तो है ही, सिर्फ हम लोग सिंपली 4 बार भाग ले जाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का यहाँ पे टी स्क्वायर गुणा हो जाएगा, तो 4 टी स्क्वायर आपको मिल जाएगा, ठीक है। टी स्क्वायर का पहाड़ा 4 बार पढ़ देंगे तो 4 टी स्क्वायर हमें मिलेगा।
अब यहाँ पे 4 का इस पद में भी गुणा कर देंगे, धनात्मक ऋणात्मक गुणा होगा तो ऋणात्मक की संख्या मिलेगी, 4 3 आपको 12 मिलेगा। ठीक है, अब चिन्ह चेंज करते हैं, यह धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, यह ऋणात्मक है तो यह धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, यह भी घटकर 0 हो जाएगा और यह भी ऋणात्मक 12 है और धनात्मक 12, यह भी घटकर 0 हो गया। तो देख रहे हैं ना आप, जब इस भाजक से ना इस भाज्य में भाग दे दिया गया तो शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसका एक गुणनखंड बनेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं भाजक हम लोग को, चलिए भागफल लिख देते हैं। भागफल हम लोग को क्या मिला, यही मिला 2t² प्लस 3t और प्लस 4 मिला। ठीक है, यही हम लोग को भागफल मिला। शेषफल बराबर ही हम लोग को क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक बार लिखते हैं, विभाजन एल्गोरिथ्म करके लिखते हैं, विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक है, पहले हम लोग भाज्य को लिखेंगे, 2t पे 4 घात प्लस 3t पर घन ऋण 2t² ऋण 9t ऋण 12 बराबर, यही आपका भाज्य था। भाजक आपका क्या था जिससे आप भाग दे रहे थे, t² ऋण 3 था। ठीक है, और आपका भागफल क्या मिला, यही मिला 2t² प्लस यहाँ पे 3t और प्लस 4। ठीक है, और प्लस शेषफल आपको 0 ही मिला है। ठीक है, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस यहाँ पे 0 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यहाँ पे गुणनखंड के रूप में आप लिख दिए। ठीक है, यही आपका बहुपद था, है ना। इस बहुपद का आप यहाँ पर पूछा था कि ये गुणनखंड है कि नहीं, तो देख रहे हैं गुणनखंड के रूप में लिखा गया है ना। गुणनखंड का मतलब होता है कि यदि इसने ना जो भी यहाँ पर बहुपद लिखा गया है, जो भी संख्या है, गुणनखंड रहने का मतलब रहता है कि यदि यह संख्या है, ये कोई गुणनखंड है तो उससे भाग देंगे तो शेषफल 0 ही हो जाएगा, शेषफल आपको 0 हो गया, मतलब यहाँ पे गुणा के रूप में आप लिख पाएँ उस संख्या को। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते नीचे, हाँ पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, हमने आपको भाग देकर दिखाया, भाग दिया तो क्या हो गया, शेषफल 0 हो गया। शेषफल नहीं 0 रहता है तो हम लोग नहीं कहते कि गुणनखंड है, यहाँ पर गुणनखंड करके भी हमने दिखाया। विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे तो तभी भी आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, है ना। यहाँ पे प्लस में कोई संख्या और आने लगता तो यहाँ पे गुणनखंड नहीं बनता, ले यहाँ पे प्लस में 0 आ गया, शेषफल 0 हो गया, समाप्त हो गया ना। तो यहाँ पे गुणनखंड के रूप में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लिखा गया है t² ऋण 3 को, यहाँ पे जो बहुपद दिया गया था यही आपका दूसरा बहुपद था, यहाँ पे पहला बहुपद से भाग दे दिया गया तो शेषफल 0 आ गया। तो हमने कह दिया कि जो यहाँ पर पहला बहुपद है दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ बना। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न पे। सेकंड वाले प्रश्न को हम लोग नोट करते हैं। देखिए यही हमें दे दिया गया x² प्लस 3x प्लस 1 है और इसमें हम लोग को भाग देना है। ये हम लोग का द्वितीय बहुपद है, जो हम लोग का भाज्य है ये हम लोग का भाजक है, ये हम लोग का भाज्य यही है। 3x पे 4 घात प्लस 5x पर घन है ऋण 7x² प्लस 2x प्लस 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग भाजक लिखते हैं जिससे हम लोग को भाग देना है। भाजक हमें दे दिया गया x² प्लस 3x और प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग भाज्य लिखते हैं जिसमें हम लोग को भाग देना है। भाज्य बराबर है 3 x पर 4 घात है प्लस 5 x पर घन ऋण 7x² और यहाँ पे प्लस 2x और प्लस यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है, इसी में हम लोग भाग देना है। चलिए भाग दे लेते हैं। यहाँ पे भाजक यही है हम लोग का x² प्लस 3x प्लस 1 है और भाग देना है हम लोग को 3 x पे 4 घात है प्लस 5 x पे 3 घात है ऋण 7 x² प्लस 2x और प्लस यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग को पहले पद को ध्यान में रखना है। यहाँ पे देख रहे हैं घातों को घटते क्रम में लिखा है ना। ठीक है, 4 घात है 3 घात है 2 घात है, घातों को घटते क्रम में, यहाँ पर भी घातों को घटते क्रम है। देखिए अब यहाँ पे x² का हमें पहाड़ा पढ़ना है कि 3x पे 4 घात हमें मिलना चाहिए, तो यहाँ पर संख्या नहीं है, यहाँ पर संख्या है, तो हमें संख्या भी चाहिए, तो 3 बार हम लोग भाग ले जाएंगे ताकि यहाँ पर संख्या 3 मिल जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं x पर 2 घात है लेकिन हमें चाहिए x पर 4 घात, तो यहाँ पर कितना x² पर भाग ले जाएंगे। ठीक है, ताकि आप इन दोनों का गुणा कर दें तो यह वाला पद आपको मिलना चाहिए। ठीक है, देखिए गुणा कर देंगे तो यहाँ पे संख्या नहीं है, यहाँ पे संख्या है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, तो मतलब एक ही है। 3 का 1 में गुणा कर देंगे 3 मिल जाएगा और x² का x² में गुणा कर देंगे तो x पर 4 घात मिल जाएगा, तो पहला पद मिल गया। ठीक है, तो इतना बार ही भाग ले जाएंगे। ठीक है, पहले तो यहाँ पर इसका क्या कर देंगे, यहाँ पे कुल 3 पद है, तीनों पदों में इसका गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 3x² का पहले पद में गुणा कर देंगे तो 3x पे 4 घात मिलेगा। ठीक है, अब जब दूसरे पद में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 3 का यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 3 है ना संख्या, 3 3 9 मिलेगा और चिन्हों का भी ध्यान रखेंगे, सब धनात्मक है।
ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, तो सभी संख्याएं धनात्मक ही मिलेंगी। 3 3 9 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा कर देंगे तो एक्स पर कितना, कुल 3 घात आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर है ना, अब यहाँ पे 1 है, 3 एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है। यही वाला पद मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका 1 में गुणा कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर गुणा हमने कर दिया, इसका यहाँ पर जितना बार भाग ले जाएंगे तीनों पदों में गुणा कर देंगे, मतलब जितना भी पद रहेगा उन सभी पदों में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 3 ही पद था, तीनों पदों में यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर का यहाँ पे गुणा कर दिया गया। और इसी बात का ध्यान रखते हुए गुणा कर रहे हैं हम लोग, कितना बार भाग ले जा रहे हैं, ताकि पहले पद का ही हम लोग पहले पद से ही तुलना करके ज्ञात कर पा रहे हैं, ठीक है। कि पहले पद को विभाजित करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो भी पहला पद है, अधिक घात वाला पद है, उसका कितनी बार हम लोग भाग ले जाएंगे कि यहाँ पर पहला पद विभाजित हो जाए। तो हम लोग को पता चला कि यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर बार भाग ले जाएंगे तो पहला पद विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका 3 एक्स स्क्वायर का तीनों पदों में यहाँ पे गुणा कर दिया गया और लिख लिया गया, ठीक है। चलिए चेंज कर देंगे, धनात्मक है तो अभी ऋणात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक है तो ऋणात्मक, ये भी धनात्मक है तो ये भी ऋणात्मक हो गया। तो ये तो पूरा देखिए 3 एक्स स्क्वायर 3 एक्स पे 4 का धनात्मक है, वहीं ऋणात्मक है, तो ये घट के 0 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक्स पर 3 घात है ना, यहाँ पर भी एक्स पर 3 घात है, ये दोनों समान पद है, ये जुड़े घटेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक वाला पद अधिक है तो ऋणात्मक ही बचेगा, ठीक है। विपरीत चिन्ह में घटेगा, यहाँ पे से 9 में से आप 5 घटा देंगे तो 4 बचेगा, 4 एक्स पे 3 घात बचा, ठीक है। अभी देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का पद, ये भी एक्स स्क्वायर का ये भी पद है, ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, तो दोनों ऋणात्मक आपस में जुड़ ही जाएंगे, है ना, समान चिन्ह आपस में जुड़ जाएंगे। 7 3 10 हो जाएगा, 10 एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस हम लोग 2 एक्स को नोट करते हैं यहाँ पे प्लस 2 को, ठीक है। सभी पदों को हमने नोट कर लिया। अब चलिए यहाँ पर हम लोग पहले पद को ध्यान में रखें, तो यहाँ पे ऋणात्मक संख्या चाहिए, ये हम लोग की धनात्मक संख्या है और यहाँ पर हम लोग को पहला पद ऋणात्मक है। तो पहले तो ऋण बार भाग ले जाएंगे ताकि धनात्मक और ऋणात्मक का गुणा होकर एक ऋणात्मक संख्या मिले। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें 4 चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे 4 है ही नहीं, तो 4 बार हम लोग भाग ले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऋण 4 गुणा कर देंगे तो ऋण 4 एक्स स्क्वायर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक्स पर 3 घात है हमें, तो यहाँ पर एक्स बार भी भाग ले जाना पड़ेगा, ठीक है। बस पहले पद को हम ध्यान में रखें, ठीक है। यहाँ पे ऋणात्मक संख्या थी इसीलिए हमने ऋण बार भाग ले गए ताकि धनात्मक ऋणात्मक गुणा होगी तो ऋणात्मक संख्या मिले। और यहाँ पे संख्या 1 था, यहाँ पे 4, यहाँ पे हमें 4 चाहिए था ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 बार भाग लेंगे ताकि 1 और 4 गुणा होगी 4 मिल जाए। और यहाँ पे एक्स पर 2 घात था तो यहाँ पे एक्स पर 3 घात था, तो हम लोग सिंपली एक्स बार भाग लेंगे ताकि एक्स का स्क्वायर का एक्स में गुणा हो जाए तो एक्स पर 3 घात हमें प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पद अब मिल जाएगा, तो अब ऋण 4 एक्स का यहाँ पर क्या कर देंगे, तीनों पदों में यहाँ पर गुणा कर पाएंगे, ठीक है, कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण 4 एक्स का पहले पद में गुणा कर देंगे तो ऋण 4 एक्स पे 3 घात मिलेगा। अब यहाँ पे ऋण 4 एक्स का दूसरे पद में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे देखिए ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, धनात्मक ऋणात्मक गुणा होकर ऋणात्मक की संख्या मिलेगी। 4 3 12 मिला, और एक्स का एक्स में गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऋण 4 का यहाँ पे गुणा करते हैं पहले पद में, तो यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक गुणा होकर एक ऋणात्मक ही संख्या मिलेगी, है ना। और यहाँ पे 1 में गुणा कर देंगे तो यही मिल जाएगा हम लोग को, 4 एक्स ही मिलेगा, ठीक है। सभी पद क्या मिले हम लोग को, ऋणात्मक ही मिले, है ना, क्योंकि किसी भी ये सब धनात्मक संख्या थी, ऋणात्मक संख्या गुणा कर देंगे सब ऋणात्मक मिला, ठीक है। और ऋण 4 एक्स का हमने तीनों पदों में गुणा कर लिया, ठीक है। अब चिन्ह चेंज कर देंगे, धनात्मक ऋणात्मक है ना तो अब ये धनात्मक, ये ऋणात्मक है तो अब ये धनात्मक, ऋणात्मक है ये भी धनात्मक हो गया, ठीक है, चिन्ह चेंज करने पर। तो यहाँ पे ऋण 4 एक्स पर घन है, यहाँ पे धन 4 एक्स पर घन है, तो ये घटकर क्या हो गया, ये तो 0 हो गया। अब ये देख रहे हैं धनात्मक राशि है और ये ऋणात्मक राशि है, विपरीत चिन्ह है ना, घटेगा, ठीक है, घटेगा। और धनात्मक वाली संख्या अधिक है, ठीक है, धनात्मक वाला ये अधिक है, धन 12 है, यहाँ पे ऋण 10 है, विपरीत चिन्ह घटेगा। तो यहाँ पे धनात्मक हम लोग को 2 मिला, 2 एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे धन 4 एक्स है और यहाँ पे धन 2 एक्स है, ठीक है, तो दोनों धनात्मक ही राशि है, अब दोनों जुड़ जाएगा, 4 2 6 एक्स हो गया, ठीक है, और प्लस 2। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पहला पद हम लोग का 2 एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर तो हम लोग के पास है लेकिन 2 है नहीं है, तो हम लोग सिंपली क्या 2 बार भाग ले जाएंगे, ठीक है, ताकि हम लोग को पहला पद मिल जाए। तो यहाँ पे 2 का यहाँ पे एक्स स्क्वायर में गुणा कर देंगे तो 2 एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा। जब 2 का यहाँ पे 3 एक्स में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे दोनों सब धनात्मक संख्या, ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक संख्या, तो सभी आपको धनात्मक पद ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे धन 2 का यहाँ पर ना 3 एक्स में गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 एक्स मिलेगा, 6 एक्स मिला, ठीक है। अब यहाँ पे 2 में 1 का गुणा कर दिया जाएगा तो 2 ही मिल जाएगा, 2 1 कम 2। चलिए चिन्ह चेंज करिए, धनात्मक है तो अब ये ऋणात्मक हो, ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक, ये धनात्मक है तो अब ये ऋणात्मक हो गया, ठीक है। तो देखिए 2 एक्स स्क्वायर धनात्मक और ये ऋणात्मक घट के 0 हो गया, ठीक है, सब 0 हो जाएगा। यहाँ पे धन 6 एक्स और यहाँ पे ऋण 6 एक्स 0 हो गया, धन 2 और ऋण 2 क्या हो गया, ये मिलकर घटकर आपस में 0 हो गया। तो देख रहे हैं शेषफल शून्य आ गया, तो मतलब क्या यहाँ पे एक गुणनखंड यह बनेगा, ठीक है। इस बहुपद का यह एक गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है, क्योंकि इसमें आप भाग दें तो शेषफल 0 आ गया, यदि गुणनखंड नहीं रहता तो शेषफल शून्य आता ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक बार लिख भी देते हैं कि हम लोग को भागफल क्या मिला, भागफल यही मिला 3 एक्स स्क्वायर ऋण 4 एक्स धन 2 मिला, ठीक है। और शेषफल हम लोग लिख देते हैं,
शेषफल हमें शून्य मिला, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग विभाजन एल्गोरिथम लिख देते हैं, विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। पहले हम लोग भाज्य को लिखते हैं, भाज्य हम लोग का यही है 3x पे 4 घात प्लस 5 x पर 3 घात ऋण 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 है, ठीक है। यही आपका भाज्य है। भाजक क्या है, जिसे आप भाग दे रहे थे, तो ये है x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 है, इसी से आप भाग दे रहे थे। भागफल क्या मिला, यही आपको मिला 3x स्क्वायर ऋण 4x और धन 2 मिला, और प्लस शेषफल शून्य मिला है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। बस यहाँ पर आप देखिए प्लस 0 रहेगा तो हटा देते हैं उसको, तो यहाँ पे देख रहे हैं गुणनखंड के रूप में यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो भी बहुपद था, यहाँ पे दूसरा बहुपद था, यहाँ पे पहले बहुपद से हमने भाग दे दिया तो शेषफल क्या मिला हम लोग को 0। तो यहाँ पे एक देखिए गुणनखंड के रूप में इसको लिखा गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि हाँ, यहाँ पर भी हाँ हम लोग लिख देते हैं पहला रहेगा, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। यही आपका पहला बहुपद है, ठीक है। यही आपका पहला बहुपद था, है ना, यही पहला बहुपद था, ये दूसरा बहुपद था। दूसरे बहुपद में पहले बहुपद से भाग दे दिया गया तो शेषफल शून्य आ गया, तो हमने लिख दिया यहाँ पे भाज्य गुणते भाजक और गुणते यहाँ पे भागफल लिखा गया, और प्लस शेषफल 0 था, हटा दिया। तो हाँ, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इस तरह सेकेंड भी प्रश्न हल हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। देखिए थर्ड प्रश्न हमें दे दिया गया है ना, x पर 3 घात है, x पर 3 घात ऋण 3x प्लस 1 है, और इसमें हम लोग को भाग देना है इस बहुपद में। x पर 5 घात ऋण 4x पर घन है प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। चलिए पहले हम लोग इसको नोट करते हैं, ये हम लोग का भाजक है, ये हम लोग का भाज्य है, ठीक है। नोट करते हैं, पहले भाजक को ही लिखते हैं। भाजक हमें दे दिया गया है ना, x पर 3 घात है ऋण 3x धन 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका भाजक है। हम लोग भाज्य को लिखते हैं जिसमें हम लोग को भाग देना है, जो कि है x पर 5 घात ऋण 4x पर घन प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, ठीक है। चलिए अब हम लोग भाग दे लेते हैं। पहले भाजक को लिखते हैं, x पर 3 घात ऋण 3x और प्लस 1 है, भाग देना है हम लोग को x पर 5 घात ऋण 4 x पर घन धन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। अब यहाँ पर हम लोग को पहले पद को ध्यान में रखना है ना, तो x पर 5 घात है, हम लोग के पास x पर 3 घात है, ठीक है। देखिए x पर 3 घात है, इसमें क्या हम लोग गुणा कर दें कि x पर हमें 5 घात मिले, तो वो संख्या है x पर 2 घात, ठीक है। इसमें इतना मतलब x पर 3 घात का आप पहाड़ा पड़ेंगे x स्क्वायर पर ना, तभी आपको x पर 5 घात मिलेगा, ठीक है। गुणा करेंगे इनका ना, तो आधार समान घातों को जोड़ देंगे, x पर 5 घात मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को इतना ही बार भाग ले जाना है, तो x स्क्वायर पर भाग ले जाएंगे, तो x स्क्वायर क्या कर देंगे, इन तीनों पदों में आप गुणा करेंगे, तीनों पदों में गुणा कर दीजिए। x स्क्वायर का पहले पद में गुणा कर देंगे, x पर आपको कुल 5 घात मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे x स्क्वायर का यहाँ पे इस पद में गुणा कर देंगे, ठीक है। चिन्हों का भी ध्यान रखेंगे, ये दोनों धनात्मक था तो ये भी धनात्मक मिला, ये धनात्मक और ऋणात्मक गुणा होगा तो एक ऋणात्मक संख्या मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर संख्या गुणा कर देंगे, 3 है, 3 का यहाँ पे 1 में गुणा कर देंगे, 3 ही मिल जाएगा। अब यहाँ पे x पर 1 घात है, यहाँ पे x पर 2 घात है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 घात और 2 घात जुड़ेगा, क्योंकि जब चर का गुणा करते हैं आपस में ना, तो घातों को जोड़ देते हैं, ठीक है। आधार समान रहता है, घातों को जोड़ देते हैं, x पर 3 घात मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे प्लस 1 में गुणा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो प्लस 1 में गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर का, तो यहाँ पे x स्क्वायर ही मिलेगा। चलिए चिन्ह चेंज करते हैं, यह धनात्मक तो ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक तो ये धनात्मक, ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो गया। चलिए ये तो शून्य ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक राशि है, ठीक है। विपरीत चिन्ह है, देखिए चर, देखिए चर पर घात सेम है ना, 3 घात ये भी 3 घात ये भी है, तो जुड़े घटेगा आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे ऋणात्मक था या धनात्मक था, चिन्ह विपरीत था तो घट जाएगा, ऋणात्मक वाली संख्या अधिक है, ठीक है। 4 में से 3 घटा देंगे, है ना, यही ऋणात्मक वाली संख्या बचेगी, सिर्फ x पर 3 घात बचेगा, ठीक है, एक ही बचेगा। 4 में से 3 घटा देंगे, एक ही x पर 3 घात बचेगा, ठीक है, वो भी ऋणात्मक वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना कि प्लस x पर स्क्वायर है, प्लस x स्क्वायर है, यहाँ पे ऋण x स्क्वायर है, तो ये पद तो घट के 0 हो गया, यह भी 0 हो गया, और ये घटाने पर ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ यही बचा प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। इसको नोट नहीं कर रहे हैं, यह 0 ही हो गया है, ठीक है। यह भी 0 हो गया, यह भी 0 हो गया, और यह आपस में घट गया, है ना, क्योंकि ऋणात्मक राशि अधिक था तो ऋणात्मक ही बचा x पर 3 घात। चलिए अब यहाँ पर हम लोग ना, यहाँ पे ऋण
यक्स पर घन हमें चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग के पास क्या है, धन यक्स पर घन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण एक बार सिंपली हम लोग भाग ले जाते हैं, ठीक है, ताकि ऋणात्मक और धनात्मक संख्या गुणा होकर ऋणात्मक यही हमें संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण का इसमें गुणा कर देंगे तो ऋण यक्स पर घन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे पद में गुणा कर देंगे ऋण एक का, तो बस चिन्ह चेंज करेगा, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है तो यहाँ पे ऋण एक क्या करेगा, सबका चिन्ह चेंज करेगा। यहाँ पे ऋण में ऋण गुणा होकर यहाँ पे धनात्मक संख्या मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे 3x और यहाँ पे ऋण का यहाँ पे धन में गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक की संख्या मिलेगी और 1 मिलेगा, ठीक है। चलिए घटाते हैं, यह ऋणात्मक है तो यह धनात्मक हो जाएगा, यह धनात्मक है तो यह ऋणात्मक, यह ऋणात्मक है तो यह धनात्मक, तो यह तो घट के 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x पर ऋणात्मक x पर 3 घात और धनात्मक x पर 3 घात घट के 0 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं धन 3x है और यहाँ पे ऋण 3x है, यह भी घट के 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे धन 1 है और यहाँ पे धन 1 है, यहाँ पे जुड़ जाएगा, धन 2 आपको मिलेगा, शेषफल 2 मिला, ठीक है। शेषफल 0 मिलता तो हम लोग कहते हैं गुणनखंड है, शेषफल 2 मिला तो यहाँ पे गुणनखंड नहीं बनाएगा। चलिए यहाँ पर अब एक बार लिख देते हैं भागफल, तो भागफल हमें यही मिला हुआ है, यक्स स्क्वायर ऋण 1 मिला हुआ है, ठीक है। शेषफल को भी नोट कर देते हैं, शेषफल हमें 2 मिला हुआ है, ठीक है, जो कि 0 के बराबर नहीं है तो ये गुणनखंड नहीं बनेगा। और एक बार हम विभाजन एल्गोरिथम करके लिख देते हैं, विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। पहले हम लोग भाज्य को लिखते हैं, भाज्य हम लोग का यही है, x पर 5 घात ऋण 4x पर घन है प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, यही आपका भाज्य था, बराबर भाज्य। और फिर भाजक को हमें लिखना रहता है, भाजक हम लोग का यही है, x पर 3 घात ऋण 3x प्लस 1 है, ये आपका भाजक हो गया। यहाँ पे गुणते भागफल रहता है, यक्स स्क्वायर ऋण 1, यही आपका भागफल है, प्लस शेषफल 2 है। यहाँ पे शेषफल 2 आ गया ना। शेषफल यदि हम लोग कोई भी संख्या रहता है, यदि आप उसमें भाग दे रहे हैं, भाजक जो भी अंश में संख्या, अंश वाली संख्या है, हर वाली संख्या से आप भाग दे रहे हैं ना, तो शेषफल 0 आ जाता है तो उसका एक गुणनखंड बनता है, और यदि शेषफल कुछ बच जाता है तो गुणनखंड नहीं बनता है। तो यहाँ पे 2 आ रहा है ना शेषफल, तो हमें बताना था कि गुणनखंड है कि नहीं, तो यहाँ पे नहीं बना, लिख देते हैं नहीं, लिख देते हैं पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। हमने लिख दिया कि नहीं, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक रहेगा, यहाँ पे एक गुणनखंड नहीं है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे दिया गया है ना, यहाँ पे 3x पे 4 घात है प्लस 6x पर 3 घात है ऋण 2x स्क्वायर ऋण 10x ऋण 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए 4 घात का बहुपद लिखा गया है ना, तो इसके कुल 4 शून्य का आपको प्राप्त होंगे, ठीक है। जिस पर जितना घात रहता है उस पर उतना रैखिक बहुपद रहता है, मतलब एक घात का बहुपद रहता है तो आपको एक शून्य प्राप्त होगा। यदि द्विघात बहुपद रहता है 2 शून्य प्राप्त होगा, त्रिघात रहेगा 3 शून्य, 4 घात का बहुपद है 4 शून्य का आपको मिलेगा, ठीक है। यदि कह रहा है ना कि यदि इसके 2 शून्य यहाँ पर पहले से हमें दे दिया गया है, करणी में 5/3 है धन, और यहाँ पे ऋण करणी में 5/3, एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, ठीक है। और सेम ही है दोनों, बस दोनों का चिन्ह अलग अलग है, करणी में 5/3 ही है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है। तो इस प्रकार से कुल 4 शून्य का आपको मिलेगा, ठीक है। तो 2 शून्य तो आपको पहले ही दे दिया, देखिए तो ये हमें 2 शून्य दे दिया गया है ना, तो हमें कुल 4 शून्य चाहिए, तो 2 ही दिए गए हैं। तो यहाँ पर ना ये 2 शून्य क्या होता है, यदि आपके पास कोई बहुपद दे दिया गया ना, इसमें यहाँ पर ना यक्स के स्थान पर चर यहाँ पे x ही है, x के स्थान पे यदि करणी में 5/3 आप प्रतिस्थापित करेंगे इस बहुपद में ना, तो इस पूरे बहुपद को शून्य के बराबर ला देगा। यहाँ पर ये भी प्रतिस्थापित करेंगे तभी भी क्या कर देगा, पूरे बहुपद को शून्य कर देगा, है ना। तो आप देखिए इन दोनों शून्यकों से मदद से ना हम लोग यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करना हम लोग ने पिछले अभ्यास में सीख चुके हैं, ठीक है। यदि आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रश्नावली 2.1 देख लीजिए, 2.2 को भी देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों की मदद से ना हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पर ना इन दोनों शून्यकों की मदद से आप जो द्विघात बहुपद प्राप्त करेंगे ना, यहाँ पे ना इसमें इस बहुपद में आप भाग देंगे उस बहुपद से, ठीक है। द्विघात बहुपद आप प्राप्त करेंगे, ये 4 घात का बहुपद है, तो यहाँ पे इन दोनों शून्यकों की मदद से जो आप द्विघात बहुपद प्राप्त करेंगे ना, तो इसमें आप भाग देंगे, तो एकदम गारंटी है कि एकदम शेषफल को शून्य करेगा ही करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही बता दिया कि ये शून्य है। तो इन दोनों की मदद से जो आप द्विघात बहुपद प्राप्त करेंगे ना, इससे आप भाग देंगे ना इस बहुपद में, तो शेषफल को शून्य कर देगा। तो जब हम लोग भाग देंगे ना तो आपको भागफल निकल कर आ गया, ठीक है। तो जो आपको भागफल निकल कर आएगा ना, वहीं आपको एक द्विघात
द्विघात बहुपद, ठीक है, एक तो हम लोग द्विघात बहुपद इससे प्राप्त कर लेंगे, और जब यहाँ पे द्विघात बहुपद से इस 4 घात वाले बहुपद में हम लोग भाग देंगे ना, तो एक हमें भागफल जो मिलेगा वो द्विघात बहुपद मिलेगा। अब उसका गुणनखंड करके हल करके हम लोग वहाँ से 2 शून्य हम लोग प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे इन दोनों शून्यों को हम लोग पहले नोट करते हैं, पहले यहाँ पे द्विघात बहुपद प्राप्त करते हैं, ठीक है, फिर हम लोग इसको नोट करेंगे, ठीक है, फिर हम इसमें भाग देंगे। पहले हम लोग इन दोनों शून्यों को नोट करते हैं, जो कि धन करणी में 5/3 दिया हुआ है और यहाँ पे एक ऋण करणी में 5/3 दिया हुआ है, ठीक है। लिखते हैं हम लोग को 2 शून्य दिया हुआ है, 2 शून्य हमें दे दिया गया है करणी में 5/3, कामा यहाँ पे ऋण यही दिया हुआ है 5/करणी में 3, 2 शून्य की करणी में 5/3 और ऋण करणी में 5/3 यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दिया है, ठीक है। अब इन दोनों की मदद से हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करना जानते हैं, ठीक है। हम लोग क्या एक बार चाहिए शून्यकों का योग चाहिए होता है, एक बार शून्यकों का गुणनफल चाहिए होता है, ठीक है। हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा करके लिख देते हैं, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कर देते हैं, ठीक है, ताकि समझने में भी आसानी हो। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे जोड़ते हैं दोनों को, यहाँ पे करणी में 5/3 हो गया और धन यही हो जाएगा करणी में 5/3। यहाँ पे दोनों को जोड़ना है, हम कोष्टक में चले करके लिख देते हैं ना, क्योंकि घट कर दोनों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे कोष्टक हम लोग खोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे करणी में 5/3 ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक गुणा होकर ऋणात्मक हो जाएगा, करणी में 5/3 हो गया, और जितनी धनात्मक राशि उतनी ऋणात्मक, ये घट कर 0 हो गया। हमें शून्यकों का योगफल क्या मिला 0 मिला। अब यहाँ पे शून्यकों गुणनफल की भी हमें आवश्यकता होती है, हम लोग लिख देते हैं शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए गुणा कर दीजिए, करणी में 5/3 है और गुणा कर देना है हम लोग को ऋण करणी में 5/3 का, ठीक है। तो यहाँ पर ना देखिए ये एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या, धनात्मक ऋणात्मक संख्या गुणा कर देंगे, एक आपको ऋणात्मक ही संख्या मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे करणी में सेम राशि है ना, तो करणी में यहाँ पे करणी 5/3 करणी 5/3 का गुणा कर देंगे, करणी समाप्त हो जाएगी, सिर्फ आपको क्या मिलेगा 5 यहाँ पे आपको 3 ही प्राप्त होगा। तो द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए देखिए यही व्यापक रूप होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं ax² + bx यहाँ पे +c, आपको द्विघात बहुपद प्राप्त करना है, तो यही यहाँ पर हम लोगों ने पहले अभ्यास में यहाँ पर हम लोग ये द्विघात बहुपद शून्यकों की मदद से 2 शून्य दिए रहने पर हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करना सीख चुके हैं, ठीक है। के रहता है कोष्टक में x² ऋण यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा रहता है, शून्यकों का योग इंटू x और धन अल्फा इंटू बीटा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ हम लोग को लिखना भी रहता है के जो है क्या है अचर है, ठीक है, हमने लिख दिया। ये आपको याद होना चाहिए है ना, यदि 2 शून्य आपको दिए हैं उनके मदद से आपको निकालना है द्विघात बहुपद, तो यहाँ पर ये आपको याद होना चाहिए ax² + bx + c बराबर के कोष्टक में x² ऋण अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग है इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए हम लोग यहाँ पे और हल करते हैं इसको, के को इसी प्रकार से रहने देते हैं। यहाँ पे x² ऋण अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है आपका 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 प्रतिस्थापित कर दीजिए, 0 गुणते x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान आपका ऋण करणी में 5 यहाँ पे ऋण 5/3 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए कोष्टक में लिखते हैं, चलिए और हल करते हैं। के हो गया यहाँ पे x², यह तो पूरा राशि यह पूरा पद ही हम लोग का 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 है पूरा पद को ही 0 कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए धनात्मक ऋणात्मक गुणा होकर ऋणात्मक की संख्या मिलेगी 5 आपको 3 मिला, ठीक है, कोष्टक बंद। अब यहाँ पे के का मान हम लोग क्या देखिए हर में यहाँ पे 3 आ रहा है ना, तो के का मान हम लोग क्या मान ले 3 मान ले, ठीक है, माना के बराबर 3। यहाँ पे जो भी संख्या यदि हम लोग इस प्रकार से निकालने हम लोग ज्ञात करना सीखे हुए हैं, ठीक है। यदि हर में कोई संख्या आ जाता है तो वहीं के का मान आप मान लीजिए, है ना, ताकि यहाँ पर अंश में गुणा कर दें और हर में से ये संख्या समाप्त हो जाए। यदि सब कुछ अंश में रहता तो हम लोग सिंपली के बराबर क्या 1 मान लेते हैं, ठीक है, माना यहाँ पर हमने के बराबर 3 मान लिया, तो यहाँ पे 3 गुणते यहाँ पे कोष्टक में हम लोग ले देते हैं x² ऋण 5 यहाँ पे 3 है, ठीक है। चलिए बड़ा ही कोष्टक में कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे पहले पद में, तो यहाँ पे 3x² हमें मिल जाएगा, और दूसरे पद में गुणा कर देंगे तो अंश और हर में 3 आ जाएगा, तो विभाजित हो जाएगा, सिर्फ आपको ऋण 5 मिला, ठीक है। यही आपको अभिष्ट द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ, ठीक है। हम यहाँ पे नोट करते हैं ax² + bx और +c है, ठीक है। अभिष्ट हम लोग लिख देते हैं अभिष्ट द्विघात बहुपद हमें यही मिला 3x² ऋण 5 लिख देते हैं प्राप्त हुआ। अब जो इन दोनों शून्यकों की मदद से हमने बहुपद निकाला है ना द्विघात बहुपद, ये हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का भाजक हो जाएगा, ठीक है। और ये हम लोग का जो यह वाला बहुपद है
इसको अब हम नोट करते हैं, ठीक है। एक्स यहाँ पे 3x पे 4 घात, इसको हम पूरा नोट करते हैं। ये अब हम लोग का भाज्य की तरह इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, अब यह भाज्य हो गया हम लोग का, ठीक है। भाज्य बराबर यहाँ पर नोट करते हैं 3x पे 4 घात प्लस 6x पे 3 घात ऋण 2x स्क्वायर, और यहाँ पे ऋण 10x ऋण 5 है, ठीक है। और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, भाजक रहेगा बराबर 3x स्क्वायर ऋण 5। इस बहुपद से ना, इस बहुपद में हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। और शेषफल एकदम 100% शून्य आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए हम भाग देकर दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग का जो भाजक है, यहाँ पे x स्क्वायर है ना, 3x स्क्वायर है, ऋण 5 से हम लोग को भाग देना है। 3x पे 4 घात प्लस यहाँ पे 6x पर घन है ऋण 2x स्क्वायर ऋण 10x और ऋण 5 है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं पहले पद को हमेशा हम लोग ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। 3 तो यहाँ पर मिल जाएगा हम लोग को, लेकिन x पे 4 घात चाहिए, यहाँ पे x पर 2 घात हम लोग के पास है, तो x स्क्वायर बार हम लोग सिंपली भाग ले जाएं, ताकि यहाँ पर ना x स्क्वायर का इस पद में गुणा कर देंगे, 3x स्क्वायर का पहाड़ा यहाँ पे x स्क्वायर बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे 3x पे 4 घात हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 का 1 में यहाँ पे गुणा कर देंगे तो संख्या 3 मिल जाएगा, और यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे, x स्क्वायर का x स्क्वायर में गुणा कर देंगे तो x पे 4 घात आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब x स्क्वायर का इसमें भी हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर के सामने हम लिखते हैं, क्योंकि x स्क्वायर का पद मिलेगा, ठीक है। यह ऋणात्मक और यह धनात्मक, तो ये कि आपको ऋणात्मक की संख्या मिलेगी 5x स्क्वायर मिला, ठीक है। चलिए घटाते हैं, यह धनात्मक है तो अभी ऋणात्मक हो गया, यह ऋणात्मक है तो यह धनात्मक हो गया, यह घटकर पूरा पद, दोनों पद क्या हो गए, 0 हो गया। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्लस 6x पे 3 घात, यह तो ऐसे ही नोट हो जाएगा। अब ये देखिए, यह x स्क्वायर का पद ये भी है, x स्क्वायर का पद ये भी है, तो यहाँ पे यह ऋणात्मक है या धनात्मक है, विपरीत चिन्ह घटेगा, लेकिन धनात्मक वाला क्या है, पद अधिक है, ठीक है। ऋणात्मक वाला कम है तो घट जाएगा, 5 में से 2 घटा देंगे, 3 ही बचेगा, प्लस 3x स्क्वायर बचा। यहाँ पे ऋण 10x को नोट करते हैं और ऋण 5 को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6x पर हमें चाहिए घन चाहिए ना, तो यहाँ पे 6 चाहिए, तो देखिए 3 में हम लोग किस संख्या गुणा कर देंगे, कितनी बार भाग ले जाएं, 2 बार भाग ले जाएं, ताकि 3 दूना हमें 6 प्राप्त हो, ठीक है। अब यहाँ पे x स्क्वायर, तो यहाँ पे x पर घन चाहिए हमें, तो यहाँ पे 2x बार भाग ले जाते हैं, ताकि हम लोग को 6x पर घन मिले, ठीक है। देखिए गुणा कर दिए, गुणा करके आप चेक कर लीजिए, ठीक है। 3 दूना 6 मिल गया, और यहाँ पे x स्क्वायर का x में गुणा कर देंगे तो x पर आपको घन मिलेगा, ठीक है। अब 2x का इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो ये x इस वाले पद के साथ जुड़े घटेगा। यहाँ पे देखिए ऋणात्मक और धनात्मक गुणा होगा तो ऋणात्मक संख्या मिलेगी, यहाँ पे 5 दूना 10 x आपको मिलेगा, ठीक है। चेंज करते हैं, धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो गया, धनात्मक है तो ऋणात्मक, ये ऋणात्मक है तो अब ये धनात्मक हो गया, तो ये धनात्मक ऋणात्मक घट के ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर को नोट करते हैं, यहाँ पे 3x स्क्वायर को हमने इसी प्रकार से नोट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऋण 10x है, यहाँ पे धन 10x है, ठीक है। ये घट कर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पे हम ऋण 5 इस तरह से नोट कर देते हैं। यहाँ पर 3x स्क्वायर ऋण 5 है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं 3x स्क्वायर ऋण 5 है, तो यहाँ पर सिंपली आप सिर्फ एक बार ले जाएंगे, ठीक है। तो यहीं आपको संख्या मिल जाएगा, इस संख्या का आप एक बार पढ़ा पड़ेंगे तो यहीं मिलेगा संख्या, 3x स्क्वायर ऋण 5 मिलेगा। और शेषफल आप देख रहे हैं ना, शून्य आ गया, तो इस प्रकार से शेषफल हम लोग को शून्य मिला ना, तो हम लोग विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग लिख दे रहे हैं विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे भाज्य क्या है, जिसमें हम लोग भाग दे रहे थे, तो यही हम लोग का भाज्य था, 3x पे 4 घात है और प्लस 6x पे 3 घात है, ऋण 2x स्क्वायर ऋण 10x और ऋण 5 है। जब हमने इसका यहाँ पे गुणनखंड के रूप में हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है। यहाँ पे यह भाज्य हो गया, भाजक क्या था हम लोग का, यही था 3x स्क्वायर ऋण 5 दिया था, और यहाँ पे हम लोग का भागफल यही मिला, x स्क्वायर धन 2x और यहाँ पे धन 1 मिला, और शेषफल हम लोग का 0 मिला है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग को ना, देखिए यही बहुपद दिया था, ठीक है। इसी बहुपद में हम लोग को ना 2 शून्यक दिया था, ठीक है। 2 शून्यक हम लोग को इसीलिए दिया था ना कि आप उन दोनों शून्यकों की मदद से आप द्विघात बहुपद प्राप्त कर लें, ठीक है। द्विघात बहुपद प्राप्त करें और उसमें भाग दें, ठीक है। जो भी बहुपद है आपका ये 4 घात का, इसमें भाग देकर यही द्विघात बहुपद आप प्राप्त कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है। इस बहुपद का देखिए, इस बहुपद का गुणनखंड तो पहले ही दिया हुआ था, अब इसी का नहीं हम लोग को ज्ञात है, तो इसी का हम लोग द्विघात बहुपद अब हम लोग प्राप्त कर लिए, तो द्विघात बहुपद का हम लोग आसानी से गुणनखंड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं। चलिए इस द्विघात बहुपद का हम लोग शून्य निकालते हैं। चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना इसको हम लोग px बराबर मान लेते हैं, ठीक है। px के बराबर मान लेते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 है, तो आप इसका चाहें ना तो मध्य पद को 2 पदों में विभाजित करके गुणनखंड कर सकते हैं, और बाकी यह
यहाँ पे ना x+1 का यह होल स्क्वायर लिखा गया है, ठीक है। और परंतु चलिए हम एक बार करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। px है, अब यहाँ पर क्या करना रहता है, गुणनखंड करने के लिए पहले पद और अंतिम पद का गुणा करना रहता है, ठीक है। तो हम लोग पहला और अंतिम पद का गुणा करते हैं, x² का 1 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे x² मिलेगा, ठीक है। अब x² को ही इस प्रकार से हम लोग को दो पदों में विभाजित करना रहता है ना, कि जोड़ने पर यहाँ पर मध्य वाला पद मिले और गुणा कर दें तो x² मिले, ठीक है। तो यहाँ पर x² है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग x+x ही कर दे रहे हैं, x+x कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग को जोड़ेंगे तो 2x मिल जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ पे x+x 2x हो जाएगा, और x का x में जब आप गुणा कर देंगे तो यहाँ पे x² आपको मिल जाएगा, पहले और अंतिम पद का गुणनफल मिलेगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये मध्य वाला पद मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको नोट कर देते हैं, x² + x + x + 1, ठीक है। अब यहाँ पे px बराबर, यहाँ पे इन दोनों पदों में से जो भी, अब 4 पदों में हो गया ना, दोनों पदों में से जो भी उभयनिष्ठ है उभयनिष्ठ ले लीजिए। इन दोनों पदों में से x उभयनिष्ठ है, x उभयनिष्ठ ले लिएगा, तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे +1 बचा, और इन दोनों पदों में से देख रहे हैं यही कोष्टक है, x+1, यहाँ पर भी x+1 है, तो यहाँ पे +1 उभयनिष्ठ ले लीजिए और x+1 को यहाँ पे कोष्टक में लिख दिया हमने, ठीक है। अब px बराबर, अब इन दोनों पदों में से, अब कुल पहले 4 पद था, अब 2 पद हो गया, दोनों पदों में से x+2 उभयनिष्ठ है, x+1 उभयनिष्ठ है, x+1 उभयनिष्ठ ले लिएगा तो x+1 अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह गुणनखंड कर दिया गया, ठीक है। इसके द्विघात बहुपद जो था हमने उसको px बराबर मान लिया, ठीक है। अब क्या करना रहता है, शून्यक हम लोग लिख देते हैं, शून्यक प्राप्त करने के लिए, शून्यक प्राप्त करने के लिए ना हम लोग को जो भी बहुपद रहता है उसको 0 के बराबर करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे px बराबर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 0 के करना पड़ेगा, तभी हम लोग शून्य ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार x+1 बराबर हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देते हैं जब, ठीक है, x+1 बराबर 0, तो x का मान कितना, यहाँ पे आपको ऋण 1 प्राप्त होगा, ठीक है। यही आपको बहुपद का शून्यक निकल कर आए, तो दोनों हम लोग का यही ना x+1 ही बहुपद है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुणनखंड हम लोग का गुणनखंड किया है ना, तो यह रैखिक बहुपद आ गया, तो इसका आप आसानी से कर पाएंगे, है ना। द्विघात था तो हम लोग गुणनखंड कर दें, दोनों हम लोगों ने रैखिक प्राप्त किया, ठीक है। अब शून्यक बहुपद का शून्यक प्राप्त करने के लिए जो भी आपका बहुपद दिया रहता है उसका गुणनखंड किए रहते हैं ना, उसको 0 के बराबर कर लीजिए, ठीक है। तब आप आसानी से शून्यक प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो जब x+1 बराबर 0 किया तो x का मान आपको ऋण 1 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस यह जो भी बहुपद था, ठीक है, यह बहुपद था तो ये इसी का गुणनखंड है, 4 घात वाले बहुपद का एक गुणनखंड है, तो इसका आपको शून्यक यहाँ पे x बराबर ऋण 1 निकल कर आ गया। और दूसरा भी हम लोग निकालेंगे तो वो भी क्या है, x+1 ही है, तो वो भी क्या निकल कर आएगा, x बराबर हम लोग को ऋण 1 ही निकल कर आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं बहुपद जो हम लोग का 4 घात का बहुपद था, बहुपद जो हम लोग का 3x पे 4 घात + 6x पर 3 घात ऋण 2x² ऋण 10x ऋण 5 के चारों शून्यक, हम लिखते हैं चारों शून्यक कौन कौन बने, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं x बराबर कौन कौन बना, यहाँ पे 2 तो हम लोग को पहले ही दे दिया गया था, कौन कौन दिया था हम लिखते हैं यहाँ पे, करणी में 5/3 था, और यहीं ऋण करणी में 5/3 था, और एक हम लोग को ऋण 1 मिला और एक हम लोग को ऋण 1 मिला, ठीक है। यही चारों शून्यक थे। यदि आपको जांच करना है कि हम लोगों ने सही किया है कि नहीं, तो यहाँ पे इस बहुपद में ना x के स्थान पर ना ऋण 1 प्रतिस्थापित करके इस पूरे बहुपद को आप हल करिएगा, ठीक है। हल करेंगे तो एकदम 100% है कि वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो देखिए एक बार और हम बता देते हैं कि हमने किस प्रकार से किया। तो देखिए हमें 4 घात का बहुपद दे दिया गया था, साथ ही साथ हमें 2 शून्यक दे दिया गया था, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को बताना था 2 और शून्यक बताना था, 4 शून्यक होता है, 4 घात का बहुपद था, तो यहाँ पर हम लोग को 2 शून्यक दिया गया था। तो 2 शून्यकों की मदद से ना हमने वो द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया, ठीक है। देखिए हमने पहले क्या करे, दोनों शून्यकों की मदद से हमने यहाँ पे वो द्विघात बहुपद हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, ठीक है। जो क्या होगा, जो x पर 4 घात वाला बहुपद दिया गया था आपको ना, इसका यह एक गुणनखंड होगा ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले ही दे दिया गया था कि यह शून्यक है, तो इन दोनों की मदद से जो भी आप लोग हमने बहुपद निकाला है ना, वह इसका एक गुणनखंड होगा ही होगा, ठीक है। तो इसको हमने भाजक मान लिया और इसको भाज्य कर दिया, ठीक है। जो हम लोग का 4 घात का बहुपद था इसको हमने भाग दे दिया, ठीक है। जो यहाँ पे द्विघात बहुपद हमने प्राप्त किया था इससे हमने 4 घात वाले बहुपद में भाग दिया, ठीक है। तो यही हम लोग को भागफल निकल कर आ गया, ठीक है। एक द्विघात बहुपद यह निकल कर आ गया, एक द्विघात बहुपद यह निकल कर आ गया, जो कि गुणनखंड के रूप में हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 घात वाले बहुपद में हमने इस द्विघात बहुपद से भाग दे दिया, तो यहाँ पे शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विभाजन एल्गोरिथम से हमने लिख दिया, जो 4 घात का बहुपद था यहाँ पे द्विघात बहुपद का यहाँ पे गुणनखंड करके हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे प्लस शेषफल 0 है। यदि आप इन्हीं दोनों बहुपदों को आपस में गुणा कर देंगे तो ये 4 घात का बहुपद आप प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो अब द्विघात बहुपद बन गया, तो अब इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना काफ़ी आसान है,
बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, पी एक्स के बराबर मान लिया और यहाँ पे गुणनखंड कर दिया, गुणनखंड करके रैखिक बहुपद में प्राप्त कर लिया। अब इसको क्या कर देंगे, पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर दीजिए और यहाँ पे शून्य का प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों x प्लस 1 का ही गुणनखंड बना था, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पर भी x प्लस 1, तो यहाँ पर सिंपली हमने इसको 0 के बराबर कर दिया, तो x का मान हमें ऋण 1 प्राप्त हुआ। तो और इस प्रकार से हमने 2 शून्य प्राप्त कर लिया है, ऋण 1 जो कि दोनों ऋण 1 ही है। तो हमने लिख दिया जो 4 घात वाला बहुपद है कि चारों शून्य, यहाँ पे कर्णी 5/3, ऋण कर्णी 5/3, ये तो 2 पहले ही से दिया हुआ था, ठीक है। ताकि आप यहाँ से द्विघात बहुपद बनाकर आप यहाँ पे भाग करके यहाँ पे द्विघात यह वाला बहुपद प्राप्त कर पाएँ, ठीक है। यह वाला बहुपद प्राप्त करके आप उसका गुणनखंड करके आप 2 शेष 2 शून्य ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को दोनों एक ऋण 1 और ऋण 1 मिला, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे दिया गया है ना, यदि x पर घन है ऋण 3x² प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, यहाँ पे यह भागफल दे दिया गया है और यह शेषफल दिया हुआ है, ठीक है। हो तो gx का मान हमें बताना है, ठीक है। यहाँ पर एक बहुपद है जिसे gx से भाग दे दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग को यह भागफल प्राप्त हुआ है या शेषफल, तो हम लोग को यहीं gx का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम लोग नोट करते हैं, हम लोग लिख देते हैं हल करने वाले हम लोग चौथे वाले प्रश्न को, ठीक है। तो जो पहले हम लोग को भाज्य दिया हुआ है ना, ये सब हम नोट करते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग को भाज्य जो दिया हुआ है, भाज्य क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है x पर 3 घात है ऋण 3x² x प्लस 2, ठीक है, यही भाज्य है। और यहाँ पर हम लोग को भाजक बोला था, भाजक जो था वो gx है, इसी का वैल्यू हम लोग को प्राप्त करना है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर भागफल भी दे दिया गया है, भागफल, ठीक है। भागफल हमें दे दिया गया था x ऋण 2 है, ठीक है। और यहाँ पर हमें शेषफल भी दे दिया गया है ऋण 2x प्लस यहाँ पे हमें 4 दे दिया गया है, ठीक है। देख लीजिए आप एक बार, देखिए यहीं हम लोग को दिया था कि यही भाज्य है आपका को एक बहुपद इससे भाग देने पर, ठीक है। तो ये अंश में हो जाएगा, ये हर में, तो ये हम लोग का भाज्य बना, यह भाजक बना। और भागफल हमें दे दिया गया था, ठीक है, यही लिख दिया गया x ऋण 2, और यहाँ पे जो हम लोग का शेषफल आया था ऋण 2x प्लस 4, ठीक है। तो इसको हमने नोट कर दिया। तो हम इसको ना विभाजन एल्गोरिथम से लिखते हैं, ठीक है, और पक्षांतर करके हम लोग उसका वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे gx का, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। हम लोग जानते हैं पहले किसको लिखते हैं, हम लोग पहले भाज्य को लिखते हैं। भाज्य हम लोग का यही x पर 3 घात है ऋण 3x² x प्लस 2 है, ठीक है। यही आपका भाज्य है, यह भाज्य हो गया, हम लोग का भाजक यही है gx है, इसी का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को भागफल आया था, गुणे में रहता है, यह भाज्य बराबर भागफल नहीं भाजक, ठीक है, भाजक गुणते भागफल, भागफल, ठीक है। भागफल हम लोग को यहाँ पे लिखना था, x ऋण 2 लिखना था, इसको हटा देते हैं, x ऋण 2 लिखते हैं, x ऋण 2, ठीक है। और प्लस यहाँ पे शेषफल को जोड़ना रहता है, तो यहाँ पर शेषफल हम लोग का ऋण 2x और प्लस 4 है। तो यहाँ पर हम लोग को ना gx का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए इसका वैल्यू ज्ञात कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, देखिए सब कुछ पक्षांतर करके इधर ला देंगे और gx का वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। यह धन में है तो बराबर की इधर पक्षांतर कर दे, ऋण में आ जाएगा, ये गुणा में है तो बराबर की इधर आ जाएगा, तो भागा में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग पक्षांतर करते हैं, x पर 3 घात है ऋण 3x² है धन x है और यहाँ पे धन 2 है, ठीक है। ये हम लोग का बहुपद है। अब जब इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे देखिए धनात्मक है ना, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। बराबर की इधर पक्षांतर हम लोग कर ले रहे हैं, कोष्टक में हो जाएगा ऋण 2x धन 4 हो गया, ठीक है। और बराबर gx इधर यही बचा हुआ है, गुणते यहाँ पे x ऋण 2 बचा हुआ है, ठीक है। यह धन में था, इसको हमने ऋण में इधर ला लिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग नोट करते हैं, x पर 3 घात ऋण 3x² प्लस x प्लस 2, कोष्टक खोलेंगे ना तो ऋणात्मक क्या कर देगा, दोनों का चिन्ह चेंज कर देगा, ऋण में ऋण का गुणा होकर धनात्मक हो जाएगा धन 2x, और धनात्मक ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक धनात्मक गुणा होकर ऋण 4 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे लिख देते हैं gx गुणते यहाँ पे x ऋण 2 हो गया, ठीक है। चलिए जो जोड़ घट रहा है उसको जोड़ घटा लीजिए, x पर 3 घात हो गया ऋण यहाँ पे 2x², देखिए अब ये भी x का पद है, ये भी x का पद है, दोनों को जोड़ देते हैं, x में 2x जोड़ देंगे तो 3x हो जाएगा, है ना, x के पदों को जोड़ लिया गया। अब देखिए यह भी संख्या है हम लोग का, ठीक है, और यहाँ पर भी संख्या है, तो यहाँ पे धन 2 है, यहाँ पे ऋण 4 है, ऋणात्मक वाली राशि अधिक है ना, घटा देंगे तो ऋण 2 आपको बचेगा, बराबर gx गुणते x ऋण 2, ठीक है।
अब यहाँ पे जो राशि यहाँ पर भागा में है, गुणा में है ना, बराबर इधर पक्षांतर करके भागा में ला लेते हैं, क्योंकि सिर्फ हम लोग को GX को एक तरफ रखना है, सिर्फ हम लोग GX को एक तरफ रखना है और यहाँ पे GX का भी वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे गुणे में, तो इधर हम लोग भागा में इसको ला दे रहे हैं, ठीक है। x पर 3 घात ऋण 2x² प्लस 3x ऋण 2, और ये आ गया बटा में, ठीक है, x ऋण 2 बराबर के इधर GX बचा, ठीक है। यहाँ पर ना 3x² था, इसको 3x² है यह, ठीक है। अंश वाले बहुपद में ना हर वाले बहुपद से हम लोग भाग दे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम नोट करते हैं, x ऋण 2 से हम लोग भाग देना है, x पर 3 घात है ऋण 3x² है प्लस 3x ऋण 2 है, ठीक है। तो देखिए x है और x पर 3 घात हमें चाहिए, तो x पर 3 घात पाने के लिए ना हमें x² बार भाग ले जाना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम लोग x पर 3 घात प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब x² का इसमें भी गुणा कर देंगे ऋण 2x में भी, तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण 2x², ठीक है। x² का दोनों पदों में गुणा कर दिया गया। यहाँ पर चिन्ह चेंज कर देते हैं, धनात्मक है तो ऋणात्मक, ये ऋणात्मक है तो अभी धनात्मक हो गया, ये घटकर 0 हो गई पूरी राशि, ठीक है। अब यहाँ पे ऋण 3x² है, यहाँ पे धन 2x² है, ठीक, घटेगा विपरीत चिन्ह है, ये ऋणात्मक है धनात्मक, ऋणात्मक वाली राशि अधिक है तो ऋण 1x² ही सिर्फ बचेगा, ठीक है, 2x² इसमें से घट जाएगा। अब यहाँ पर हम नोट करते हैं 3x ऋण 2 को, ठीक है। अब यहाँ पर x है, हमें चाहिए ऋण x², ठीक है, तो हम लोग ऋण बार भाग ले जाएंगे, तभी भी नहीं काम होगा, ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक राशि चाहिए इसीलिए हमने ऋण बार भाग ले गए। लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे x² चाहिए तो x बार हम लोग भाग ले जाते हैं, तो अभी ऋण x का यहाँ पे x में गुणा कर देंगे तो ऋण x² आपको मिल जाएगा। अब ऋण x का इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, तो ऋणात्मक होकर एक धनात्मक आपको संख्या मिलेगी, ठीक है। ऋण का ऋण में गुणा होकर एक धनात्मक संख्या मिला और 2 × x यही मिलेगा आपको। चलिए चेंज करते हैं, ये ऋणात्मक है तो अब धनात्मक, यह धनात्मक है तो ऋणात्मक, ये घट के 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x में से 2x घटा देंगे क्योंकि ये ऋणात्मक है, तो आपको सिर्फ x मिलेगा, x ऋण 2 मिला, x ऋण 2 यहाँ पर भी है, x ऋण 2 यहाँ पर है, सिंपली आप धन एक बार भाग ले जाएंगे तो x ऋण 2 क्या आ जाएगा, शेषफल आपको 0 आ जाएगा। तो सिंपली इस बहुपद में जो भी अंश में था हर से हमने भाग दे दिया x ऋण 2 से, तो हम लोग को यही आया भागफल, है ना। तो इसी को हम लोग नोट करते हैं, x² ऋण x है और प्लस 1 है, यही GX का आपका वैल्यू है। यहाँ पर हम नीचे एक बार लिख देते हैं और पुनः लिख देते हैं, ठीक है। भाजक ही था हम लोग को, भाजक GX बराबर x² ऋण x प्लस 1। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया गया है ना, बहुपदों PX QX GX और RX के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कोई भी हम लोग के पास ऐसे रहता है बहुपद ना, 2 बहुपद रहेंगे, यहाँ पे PX भाज्य रहेगा, यह भाजक हो गया, ठीक है, और यह भागफल आएगा, यह शेषफल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यह तो संतुष्ट करना ही चाहिए, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होना चाहिए। और उसमें कह रहा है ना कि जो PX है, PX हम लोग का क्या है, भाज्य है, और यहाँ पे QX है, इन दोनों का घात बराबर करके भी बराबर होना चाहिए पहले प्रश्न के लिए। और दूसरे प्रश्न के लिए यहाँ पे QX है, QX क्या है, QX हम लोग का भागफल होता है, ठीक है, QX हम लोग का भागफल होता है, ठीक है। RX क्या है, यह शेषफल है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं, कह रहे हैं ना RX का घात 0 होना चाहिए, और यहाँ पर घात RX का पावर 0 होना चाहिए, ठीक है। RX जो है हम लोग का शेषफल है, उसका घात यहाँ पर क्या होना चाहिए, तीसरे वाले में 0 होना चाहिए। चलिए तो हम लोग पहले प्रश्न के लिए ऐसा लिखते हैं जिसका यहाँ पे PX और QX दोनों का घात क्या रहे, सेम रहे, और QX हम लोग का यह है, ठीक है, भागफल है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे बहुपद है, जो आपका भाज्य रहे, और यहाँ पे भाज्य और भागफल का यहाँ पे बोला एक घात बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 5 वाले प्रश्न में। 5 वाले में भी हम लोग पहला प्रश्न हल करने वाले हैं, ठीक है। और सभी प्रश्न में हम लोग इस बात का ध्यान देंगे ना कि यहाँ पे PX बराबर GX, ठीक है, यही विभाजन एल्गोरिथम होता है, PX बराबर यहाँ पे GX गुणते QX, ठीक है, और प्लस R प्लस यहाँ पे RX है, ठीक है, यह संतुष्ट करना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में हम लोग को ना देखिए घात दिया हुआ है PX, ठीक है, बराबर घात हम लोग का दिया हुआ है QX का घात आपस में बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे ना, देखिए हम लोग सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं ना, जैसे हम यहाँ पर 2 का, जैसे हम कोई 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। देखिए हम करके आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि घात जो है PX है, ठीक है, PX यहीं पर आएगा, भाज्य है, ठीक है। चलिए हम इसको लिख देते हैं 4x² प्लस यहाँ पे 2x और प्लस हमने इस प्रकार से 2 लिख दिया, इस प्रकार से हमने एक भाज्य लिख दिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसमें हम लोग 2 से भाग दे देंगे ना, तो इसमें से 2 उभयनिष्ठ कर लीजिए, ठीक है। इन तीनों पदों में हमने ऐसा लिखा हुआ है ना कि क्या हो जाएगा, 2 उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो 2 उभयनिष्ठ कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² और प्लस x
और प्लस एक बार इसमें भाग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह पूरा पद 0 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा हम लोग को शेषफल क्या मिलने लगेगा, 0 मिलने लगेगा, ठीक है। हमने ऐसी एक संख्या लिखा, ये हम लोग का क्या है, भाज्य है, ये हम लोग का क्या है, भागफल है। तो यही देखिए, यह भाज्य और भागफल का यहाँ पे घात दोनों का सेम आना चाहिए। तो ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी क्या है, जो हम लोग का भाज्य है वो भी द्विघात बहुपद है, और जो हम लोग का भागफल है ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया ताकि यहाँ पे 2 से हमने सिंपली से भाग देंगे, इस बहुपद में जो लिखा हमने 2 से भाग दे देंगे, तो ये पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। Rx का वैल्यू यहाँ पर हम लोग को 0 प्राप्त हुआ। यहाँ पर कई उदाहरण हो सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे वो लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिख दिए कि हम लोगों ने लिखा तो क्या लिखा, हम लोगों ने भाजक रहेगा, भाजक जो हम लोग का px है, px x पर रहेगा कोष्टक इस तरह से। px हमने लिया 4x² + 2x और +2 लिया, ठीक है। ये हम लोग का भाज्य था ये हम लोग का, ठीक है। और भाजक हम लोग का यही है qx, जो कि हमने कितना लिया, 2 लिया, ठीक है। ये हम लोग का भाज्य हो गया। भागफल तब हमें क्या मिला, भागफल जो है qx, जो कि हमें मिला 2x² + x + 1 मिला। और शेषफल हम लिखते हैं, शेषफल जो Rx है, इसका वैल्यू हम लोग को क्या मिला, शेषफल तो हमें 0 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अब इसको विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग लिख देते हैं विभाजन एल्गोरिथम से पहले हम लोग भाज्य को लिखेंगे, ठीक है। भाज्य हम लोग का 4x² + 2x + 2 है। भाजक हम लोग का क्या था, 2 था। भागफल हम लोग का क्या है, 2x² + x + 1 आया, ठीक है। और प्लस यहाँ पे शेषफल हम लोग को 0 मिला, ठीक है। तो यहाँ पे यह विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा है। बस हम लोग को यहाँ पे जो वही भाज्य था, भाज्य की घात, और यहाँ पे जो भागफल था, ठीक है, इसका घात दोनों का हम लोग को सेम लिखना था। तो हमने ऐसा एक भाज्य लिखा जिसमें सिंपली 2 से भाग चला जाए, ठीक है, ताकि घात पर फर्क ना पड़े, ठीक है। यदि हम लोग इसको ना x + 2 से भाग देने लगते हैं तो घात पे मान पे फर्क पड़ने लगता, ठीक है, मतलब चेंज होने लगता। तो इसीलिए हमने ऐसा सिर्फ 2 से ही भाग दे दिया ताकि गुणांक विभाजित हो जाए, चर पर घात दोनों पर क्या रहे, सेम ही रहे। तो जो यहाँ पर भाज्य पर घात है वही आपका भागफल पर घात है। ऐसा ही हम लोग को यहाँ पे बहुपद लिखना था, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि भाज्य क्या होना चाहिए। अनेक प्रकार से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, आपके जो दिमाग में है वो लिख दीजिए। बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो भी भाज्य आप लिख रहे हैं, जो भी आपका भाज्य है और जो भी आपका भागफल है, ठीक है, इन दोनों पर क्या रहे, घात सेम रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न हल हो गया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड वाले प्रश्न पे। अब आ जाते हैं, देखिए इसमें हम लोग को ना qx और यहाँ पे Rx की घात हमें बराबर लिखना है। लिखते हैं यहाँ पे घात, जो qx है बराबर घात हम लोग का Rx से लिखना है, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पे लिखते हैं पूरा बात। यहाँ पे px बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल जो कि हम लोग का gx है गुणित qx है, ताकि हम लोग को समझ में आए कि इसको बराबर करना है, ठीक है, Rx है, ठीक है। अब हम लोग को ऐसा बहुपद लिखना है ना, देखिए घात हम लोग का qx है क्या, यह भागफल है, ठीक है, और घात Rx क्या है, ये हम लोग का शेषफल है। इन्हीं दोनों का हम लोग को भागफल और यहाँ पे शेषफल का घात बराबर करना है। तो चलिए इसको प्राप्त करने के लिए ना हमको इन दोनों को सेम माना है, ठीक है। तो देखिए हम किस प्रकार से मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार हम लोग लिख देते हैं, एक बार px बराबर यहाँ पे gx, यहाँ पे गुणित qx और यहाँ पे प्लस r यहाँ पे x, ठीक है। ऐसा हमने लिख लिया। बस हम इसको ध्यान देंगे कि यह दोनों हम लोग का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब सेम होने के लिए हम लोग पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि अभी हम लोग भाज्य को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे ज्ञात करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं भागफल हम लोग x पर भागफल हमें मिला, ठीक है। और यहाँ पे जो qx है इसको हम लोग चलिए x + 2 हम लोगों ने ले लिया, और प्लस यहाँ पे शेषफल को हम लोग x + 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर बस हमने ना qx और Rx पे ये ध्यान दिया ना, घात क्या है, दोनों का सेम है, इस पर भी एक घात है, इस पर भी एक घात है। अब बस इसको हल करके हम देखिए हम लोगों ने सब कुछ निकाल दिया, यहाँ पर भाज्य को छोड़कर सब कुछ हमने निकाल दिया। तो चलिए इसको हम लोग हल करके भाज्य को भी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको हमको लिखना है। तो यहाँ पे x का इन दोनों पद हम गुणा कर देंगे, x का इसमें कर देंगे x², इसमें कर देंगे 2x मिलेगा, और ठीक है प्लस यहाँ पे x + 1 है, कोष्टक हमने ये खोल दिया। अब जोड़ देते हैं x², अब यहाँ पे जोड़ देंगे प्लस यहाँ पे 3x है और यहाँ पे +1 है, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग का क्या बन गया, ये हम लोग का भाज्य अब हम लोग का प्राप्त हो गया। यहाँ पर इतना बार हम लोग का भागफल गया,
ठीक है। ये हम लोग का भाजक है, ठीक है। यह भाज्य है, यह भाज्य हम लोग को प्राप्त हुआ, यह हम लोग का भाजक है, ठीक है। और ये हम लोग का भागफल मिला और ये हम लोग को शेषफल मिला, ठीक है। बस हम लोग को इस बात का ध्यान देना था कि दोनों की घात सेम हो, तो हमने ऐसा ही लिख दिया और यहाँ पे गुणे में x कर दिया ताकि x बार भाग गया हो, ठीक है। चलिए हम लोग इसको नोट करते हैं, ठीक है। हम लोग का यहाँ पे भाज्य क्या रहेगा। आप इस प्रकार से ना अनेक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही, आपको जितना इच्छा करे यहाँ पे दो घात का रख देते हैं, यहाँ पे x रख देते हैं तो अलग घात का मिलने लगता है ना। इसी प्रकार से अनेक आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे भाज्य जो रहेगा वो px क्या रहेगा, हम यहाँ पे नोट करते हैं। यहाँ पे x² प्लस यहाँ पे 3x प्लस 1 रहेगा, ठीक है। और देख रहे हैं ना, इसी फार्मूले से ही हम लोग ज्ञात कर पा रहे हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। इसी में आप जिसका दिया है उसका घात सेम रखकर आप उसको हल कर आप ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भाज्य हमने लिख दिया, तो भाजक क्या हो जाएगा, भाजक हम लोग को यह था, है ना, भाजक यही था। gx क्या रहेगा, x बार, ठीक है। x से हम लोग का भाजक था, इसी से हम लोग भाग दे रहे थे, ठीक है। तो हम लोग को भागफल क्या मिला, भागफल हम लोग को qx, ठीक है। यहाँ पर ये q रहेगा, qx बराबर हम लोग को यही x प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पे हम शेषफल लिखते हैं। शेषफल हमने पाया जो कि rx है, जो कि x प्लस 1 है, ठीक है। बस इसको हमने बनाते वक्त इस ना यहाँ पर भाजक भागफल और शेषफल को हम लोग बनाते समय बस इस बात का ध्यान दिए ना कि यहाँ पर जो qx है, ठीक है, qx जो हम लोग का यहाँ पे भागफल है, ठीक है। भागफल और शेषफल rx के हम लोग का शेषफल है, इन दोनों घात सेम हो, तो यहाँ पर भी घात 1 है, यहाँ पर भी घात 1 है। तो ये हम लोग का इस तरह से सेकेंड प्रश्न भी हल हो गया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड वाले प्रश्न। तो यहाँ पर हम थर्ड नंबर नोट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे थर्ड वाले में हमें दे दिया गया है ना कि rx की घात 0 होनी चाहिए, ठीक है। rx हम लोग लिख देते हैं घात दिया हुआ है rx बराबर 0। rx पर यहाँ पर हमें घात 0 लिखना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे rx जो है हम लोग का जो घात का ये जो भी बहुपद रहेगा, ठीक है, इसका घात हम लोग को क्या चाहिए, 0 चाहिए। जो भी हम लोग का rx है जो शेषफल है उस पर घात हम लोग को क्या चाहिए, 0 चाहिए। मतलब जो भी चर रहेगा उसी पर घात की बात होगा ना। जो चर है यहाँ पे x है उस पर घात 0, तो मतलब यहाँ पे जो भी आपके शेषफल में यदि संख्या बन रहा है तो उसको लिख दीजिए। हम लोग इसको नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे x है, x पर एक घात है, हमें ऐसा चाहिए जिस पर घात 0। देखिए हम लोगों ने पहला जो शेषफल लिखा हुआ है ना, पहला हम लोगों ने जो बनाया हुआ है ना, इसमें क्या है, जो हम लोग का बहुपद है, ठीक है, जो यहाँ पे rx है, ठीक है, rx हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है 0, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, गुणते x पे घात यहाँ पे 0 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे x पे घात 0 रहेगा, उसका वैल्यू यहाँ पे 1 में गुणा कर देंगे तो यही 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x पे घात 0 है, ठीक है, मतलब कोई संख्या होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से कुछ लिख देते हैं। चलिए तो यहाँ पर एक हम ज्ञात ही कर लेते हैं, ठीक है। px बराबर यहाँ पे हम लोग को qx है ना, gx है, गुणते यहाँ पे qx और प्लस यहाँ पे rx चाहिए, ठीक है। तो बस हम लोग को rx पर ध्यान देना है तो rx पर ही हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि सिंपली हमें संख्या 4 चाहिए, ठीक है, कोई संख्या ही होगा वहाँ पे क्योंकि घात उसका 0 है। मतलब जो भी यदि चर रहता है यहाँ पे ना, x भी रहता तो उस पर घात क्या रहता है, 0 रहता, तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। मतलब कोई हमें संख्या लिखना है तो यहाँ पे सिंपली हमने 4 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग x लिख देते हैं और यहाँ पे x ऋण 1 लिख देते हैं ताकि हम लोग इसको ज्ञात कर पाएँ। हमने भाजक भी लिख दिया, भागफल भी लिख दिया और शेषफल भी लिख दिया। चलिए इनका गुणा कर लेते हैं। x का x में गुणा कर देंगे, x² हो जाएगा, x का यहाँ पे ऋण 1 में गुणा कर देंगे, ऋण x हो जाएगा और प्लस 4 हो गया, ठीक है। ये हम लोग का भाज्य निकल गया और यह हम लोग का हो गया भाजक और यह हो गया हम लोग का भागफल और यह हो गया हम लोग का शेषफल, ठीक है। चलिए सबको नोट कर दीजिए। हम नोट कर देते हैं यहाँ पे भाज्य जो कि हम लोग को px है, ठीक है, वो क्या है x² ऋण x और प्लस 4 हो गया, ठीक है। और हम लोग चलिए भाजक लिखते हैं। हम लोगों ने किससे भाग दे दिया, यहाँ पे x से, ठीक है, जो कि हम लोग का gx है, x से हमने भाग दे दिया, ठीक है। तो हम लोग को भागफल जो हम लोग का qx है, ठीक है, वो क्या मिला, x ऋण 1 मिला, ठीक है। और हम लोग लिख देते हैं शेषफल rx बराबर ये हम लोग को क्या मिला, 4 मिला, ठीक है। जो कि इसमें चर नहीं है, यदि चर लिखना चाहेंगे तो x पे घात 0 लिख सकते हैं। x पे घात 0 रहेगा, उसका मान 1 हो जाएगा, 1 का 4 में गुणा कर देंगे, 4 ही आपको प्राप्त होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग ना यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथम करके हम लोग लिख देते हैं, विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ पर भाज्य हम लोग का क्या है, पहले भाज्य को लिखते हैं, x² ऋण x प्लस 4 है,
बराबर यहाँ पर हम लोग का भाजक क्या है, यक्स है, गुणते भागफल हम लोग को क्या मिला था, यक्स ऋण 1 मिला था और शेषफल क्या आया था, प्लस 4 रहेगा, यहाँ पे +4 रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक ऐसा बहुपद लिख दिया है ना, 4 तो लिखना था, भाज्य भी लिख दिया, भाजक भी लिख दिया, भागफल भी लिख दिया, शेषफल भी लिख दिया और विभाजन एल्गोरिथम से लिखकर भी आपको हमने दिखाया। ठीक है, जिसमें शेषफल जो है, जो शेषफल हम लोग का RX है उस पर घात क्या है, 0 है। ठीक है, इसीलिए सिर्फ क्या है, संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोग का ना प्रश्नावली है, प्रश्नावली के सभी प्रश्न हम लोग का हल हो गए। ठीक है, चलिए तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।